बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, खैर व आफियत के साथ गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरी। जी नाजरीन, मंडे का आज दिन है, आपको वेलकम करते हैं जनाब। और आज जैसे मंडे स्टार्ट होता है ना, तो सबके पूरे वीक का जो है वो प्लान रेडी हो जाता है कि इस पूरे मंडे के दिन आपने आगे वाले जो आने वाले जो दिन हैं उनमें आपने क्या क्या करना है। और इसी के साथ मौसम की अगर बात करें तो मौसम बड़ा खुशगवार है मुल्तान का। मुल्तान वाले कहते थे ना कि जी बारिश नहीं हो रही मुल्तान में कब बारिश होगी, तो अल्लाह ताला राजी होकर मुल्तान में अच्छी खासी जो है वो बारिश हुई है। आज सुबह भी हल्की हल्की बारिश थी और बड़ा अच्छा खूबसूरत खुशगवार मौसम है। लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इस बारिश को। और साथ साथ क्योंकि अल्लाह की रहमत होती है तो बेहतर है कि एक रहमत हो, जहमत ना बने। और इसके साथ ही मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि जब आप लोग सारे रोड पे जा रहे होते हैं तो स्पेशली जो गाड़ी वाले होते हैं वो बिल्कुल एहतियात नहीं करते, क्योंकि बाइक वाले भी आपके साथ जा रहे होते हैं, साइकिल पे भी आपके कुछ पैदल भी कर रहे होते हैं। स्पेशली उन लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि सड़कों पे अक्सर जो है वो पानी खड़ा होता है, कीचड़ जो है किसी के ऊपर भी जा सकता है। लोग बिल्कुल एहतियात नहीं करते, तेज़ रफ्तारी में गाड़ी चला रहे होते हैं, तो काइंडली उनका भी ख्याल रखें और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मौसम है उसके साथ बदलता मौसम जो है वो थोड़ा सा आपको मुझे तो खास तौर पे जो है बड़ा इरिटेट करता है। तो मैं काफ़ी बीमार भी रही और आज भी जो है मैंने बहुत सारी मेडिसिन खा के यहाँ पर आपके साथ शो करने में आई हूँ। लेकिन आपने अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा खाना खाएं, अच्छी सेहत जो है वो आपको अच्छा बनाती है। और साथ ही पॉजिटिव सोच जो है वो इंसान को बहुत अच्छा बनाती है। हमेशा पॉजिटिव रहें और दूसरों की हेल्प किया करें जितना हो सकता है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर सद्दाम हुसैन, PhD डॉक्टर हैं जनाब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिक्स ISP मुल्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हमारी बड़ी प्यारी दोस्त खिजरा आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं खिजरा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। मौसम बड़ा खुशगवार है, तो आपने एंजॉय किया? बहुत कितना? सो के पता ही नहीं चलता कब बारिश हो जाती है। हाँ ये है। यहाँ मुल्तान में वैसे ज्यादातर सुबह में बारिश होती है, 3-4 के करीब, सुबह या रात को? या रात को। हाँ। इस टाइम पे मतलब सुबह मतलब के पहर थर्ड जो इसका सेक्शन स्टार्ट होता है पहर में, वो उसमें ज्यादा बारिश होती है, तो इसलिए कुछ समझ नहीं आता कि कब क्या होगी। बिल्कुल। आपने सद्दाम मौसम एंजॉय कर रहे हैं? मुल्तान का मौसम एकदम बड़े टाइम बाद जो है शदीद गर्मी के बाद जो है वो थोड़ा मौसम ठंडा। पाकिस्तान में तो अब कुछ साल पहले, इस साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आए हैं तो हम एडिक्टेड नहीं है इस वेदर के। तो जब स्टार्ट में आए थे तो पहला महीना तो हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, तो सोचा कि अब एटमॉस्फेयर की एडिक्शन तो थी शुरू से ही पहले। बहरहाल इस मौसम 1 या 2 दिन ने तो हमें जो है ना गाड़ियों में घूमने के काबिल बना दिया है। वरना तो जो है ना वो मिरर्स जो है वो ऊपर होते थे, शीशे होते थे और आग लगी होती थी हर जगह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, पढ़ाते हुए भी मजा आता है। कि कहते हैं ना दिल का मौसम अच्छा तो सारे मौसम अच्छे। सारे मौसम अच्छे हैं। और बाहर का मौसम भी अगर अच्छा हो जाए तो अच्छा हो गया तो फिर सारे मौसम अच्छे लगे। टीचर भी खुश और स्टूडेंट्स भी खुश। अब तो स्टूडेंट्स क्लास में कम और बाहर ज्यादा होते हैं। सही है। इनसे तो चिट चैट का सिलसिला नाज़रीन जारी रहेगा, लेकिन चलते हैं पहले अपने सेगमेंट की तरफ। आज नेकी की बात। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, देखना सफाई का एहतमाम करना, सफाई का एहतमाम करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी भी ईमान का एक हिस्सा है। हमारे यहाँ ये होता है कि अपने घर से गन निकाल कर पड़ोसियों के घर के सामने डाल देते हैं, फिर हम ये कहते हैं हम बड़े दीनदार हैं। ये दीनदारी नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन तो वो होता है जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज हो। इसलिए सफाई का एहतमाम रखें, लेकिन पड़ोसियों को तकलीफ न दें। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। और बहुत शुक्रिया आपका। और ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि वाकई सफाई जो है वो निस्फ ईमान का हिस्सा है जनाब। और
हम हमेशा जो है इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें कि हमारा ये प्यारा मुल्क है, हमने इसका ख्याल रखना है और साथ ही अपने घर को और घर के इर्द गिर्द जितना भी हमारे पड़ोसी हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये बड़ा ज़रूरी होता है। लोग इस चीज़ का वैसा ख्याल नहीं करते। ये उन्होंने बड़ी सी बाद दफ़ा लोग बाकी ये हरकतें करते हैं कि अपने घर का गंद उठाकर दूसरे के गेट के बाहर रख देते हैं या दीवार के साथ रख देते हैं। तो ये एक बुरी आदत है, इसको आप अच्छी आदत नहीं समझ सकते कि दूसरा बंदा आपकी वजह से जो है वो तकलीफ में आए। तो कोशिश करें इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें। अच्छा जी, सबसे पहले तो सदाम आपसे जान लेते हैं, पीएचडी कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, बाहर रहे और फिर यहाँ आए? बेसिकली तो ये एक बड़ा जिसे कहते हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस तो वैसे ही था, इसके पीछे एक बड़ी मोटिवेशन थी। जिसे कहते हैं मोटिवेशन के बगैर इंसान इतने बड़े, मैं समझता हूँ कि बड़ा कॉज है पीएचडी का, ये ऐसे नहीं होता। मेरे वालिद साहब जो है, मैं ये सारा सेहरा उनके सर जो है देता हूँ। उन्होंने मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने फ़िलासफ़ी कर ली थी स्टैटिस्टिक्स के अंदर, मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी, तो मुझे कहने लगे यार सदाम बात ये है कि ना थोड़ा सा तो टाइम रह गया। वो देसी सी एग्जांपल देते थे, हाथ ही निकल गया, पूछ रह गई है, तो तुम पीएचडी क्यों नहीं करते? मैं कहता नहीं बाजी वो तो बहुत मुश्किल होती है और इतना टाइम लग जाता है, तो नहीं यार तुमने करना है। एक मरतबा हम दोनों ऐसे बैठे थे तो अब्बा जी ने ना एक बड़ी जिसे कहते हैं ना वो दिल पे लगने वाली बात ही कहते हैं कि अगर मैं मर भी जाऊँ ना तुमने पीएचडी करनी है। वो एक ऐसा जुमला था मेरे लिए कि जिसमें मैंने ना वो अपने दिल में महफूज कर लिया। बहरहाल मैंने फिर जब 2016 में मैंने मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी कंप्लीट किया स्टैटिस्टिक्स के अंदर, मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक ने मुझे एजाज़ दिया कि जब मैं व्हेन आई वाज इन 2016 एंड आई वाज मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी इन स्टैटिस्टिक्स, देन आई वाज टीचिंग द पीएचडी डॉक्टर स्टूडेंट्स इन नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी। तो अब्बा जी कहने लगे यार वो तो पढ़ाने लग गए, अब तो तुम्हें जाना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब्बा जी लगे रहे तो मोटिवेट करते रहे। उसके बाद ना मैंने सोचा कि इफ यू वांट टू बी अ गुड टीचर इन प्रोफेशनल एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल यू शुड बी डॉक्टर। तो मैंने डिसाइड किया और फिर मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई बच्चा है, हम क्या अक्सर औकात कहते हैं पीएचडी के खर्चे बहुत हैं, बाहर जाना बड़ा मुश्किल होता है। फैसिलिटेशन मौजूद हैं हर जगह पर, अगर आप उसे तलाश करें तो। मैं फ्री गया, मेरी फुल फंडेड स्कॉलरशिप्स थी, मेरी एजुकेशन फ्री थी, मेरी तमाम चीज़ें फ्री थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब गया और विद इन द टाइम मैंने पीएचडी को कंप्लीट किया। चाइना से मेरा था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने मैं जो है मलेशिया गया, मैं श्रीलंका गया, थाईलैंड गया, डिफरेंट कंट्रीज़ में मैं जाता रहा। तो पढ़ाने का शौक तो पहले से था। तो प्रोफेशनल जब डॉक्टर बन गया उसके बाद रिस्पेक्ट का जो माशरे में मिलना है ना, वो एक जो खुद को भी बूस्टअप लगा कि यहाँ वो अच्छा फैसला था। मैं आपको ये कोड करता चलूँ एक बार कि जब मैंने एमफिल किया उस वक्त जो पीएचडी कर रहे थे पाकिस्तान में वो मेरे बहुत सीनियर्स थे, सुपर सीनियर्स थे, और उसके बाद मैं पीएचडी करके आ गया, वो स्टिल वहीं पे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि जब तक आपने अपने टाइम को सेट नहीं किया होता ना कि विद इन द टाइम हमने ये करना है, प्लान जब तक सेट नहीं करते, आप टारगेट नहीं करते उसको, तब तक अचीवमेंट नहीं कर सकते। अब हवा में एक देसी से वर्ड जाएंगे वाले, हवा में डंडे घुमाते रहें और हिट करने की कोशिश करें कि आप यहाँ मार रहे हैं यहाँ मार रहे हैं, तो वो लगेगा नहीं। आप टारगेट डिजाइन करें, उसके बाद पूरी मेहनत करें, फिर उसके बाद जो कामयाबी वो अल्लाह पाक ने देनी है। बिल्कुल, वो तो आप मेंटली तौर पे जब अपने आप को पूरी जान लगा देंगे। मैं अक्सर औकात ये कहता था, वालिद साहब को फोन होता था, अब्बा जी कहते थे मेरे वालिद साहब पीएचडी नहीं है बट ही इज नो हाउ टू डील विद द पीपल, दे आर एजुकेटेड। तो वो मुझे कहते थे अब्बा जी मैंने ना वो रिसर्च के कुछ आर्टिकल तो लिख लिए, मेरा काम इतना ही था, मैंने लिख लिए हैं। वो फिर एक प्रोसेस होता है कि अच्छे जर्नल्स के रिव्यूज होते हैं यूएसए की, कनाडा के, वो आपके काम को चेक करते हैं कितना इसके अंदर जान है कि हम इसे डिग्री दें, कि कितनी चीज इसकी नहीं है ये वाली। तो अब्बा जी कहते थे कि यार तू परेशान है, तुमने काम किया है ना तो हो जाएगा ये। वो मैं अटैच रहता था चीज़ों में। मैंने कभी भी अपनी फैमिली में माँ और बाप को, मैं समझता हूँ मैंने डिनाई नहीं किया कि मैं डॉक्टर हूँ, तो उनको तो चीज़ का पता ही नहीं। मैंने उन्हें पहले बताया ये होता है, और उसके बाद उनसे पूछा कि अब दुआ भी करें ताकि उनको पता चले कि दुआ किस तरह की करनी है। तो मैं इस मामले में थोड़ा सा अल्लाह पाक ने मुझे सेंस दिया होगा कि दुआ लेनी कैसे है। तो मैं कोशिश, पेरेंट्स की बड़ी दुआएं होती हैं, औलाद के लिए ना परेशान होते हैं स्टूडेंट्स या तमाम फैमिली में कुछ लोग हैं हमसे बड़े भी होते हैं, वो चीजें शेयर नहीं करते पेरेंट्स के साथ ना, कहते हैं कि उन्हें को प्रॉब्लम हो सकता है या वो नहीं बताना चाहते, ये काबिल नहीं समझते कि यार इनको क्या पता कि मेरे एजुकेशन के, मेरे डॉक्टर लेवल के एकेडमिक्स प्रॉब्लम्स हैं या यूनिवर्सिटी के इश्यूज हैं, इनको क्या पता, क्या मसला है। हाँ। यार लेकिन आप ये देखें कि वो आपके माँ बाप हैं, आप उन्हें बताएंगे, वो जानेंगे, उसके बाद जब चीजें बदलेंगी ना वो आपके लिए बड़ी जबरदस्त किस्म की होगी। मैं एक चीज और भी ऐड करूं इसके अंदर, जब वो फ्लाइट्स थी हमारी तो मैं लॉक हो गया चाइना के अंदर। उन दिनों में 19 की बात है जब पाकिस्तान और इंडिया के बड़े हालात ख़राब हो गए और एयर स्पेस बंद कर दी गई थी।
तो मैं चाइना में था तो बड़ा परेशान, मैंने फ़्लाइट छुट्टियाँ हो चुकी थी और मैंने जो है टिकट्स बुक करवा ली थी। अम्मी जी का फ़ोन आया कि आप आ रहे हो, मैंने कहा बड़ा परेशान हूँ कि फ़्लाइट्स तो नहीं है और एयर स्पेस बंद है, इंडिया के ऊपर से जहाज आना है और वो अलाउ नहीं करता, तो बड़ा मुश्किल है, कैंसिल हो जाएंगी फ़्लाइट्स। अच्छा, यकीन माने आपके फ़्लाइट्स कैंसिल रही। मैंने रात को बात की, मैं ये नहीं कहता कि जी पता नहीं बट मेरा बिलीव है ये, मैंने रात बात की, सुबह एक अनाउंसमेंट हो रही है कि जी फ्लाइट्स की ना एयर स्पेस खुल गए हैं, और मैंने टेकअप किया, मैं मुल्तान तो एयर स्पेस फिर बंद हो गई। अच्छा, यकीन माने मेरा तो एक रास्ता बनना था। हाँ, वो माँ बाप की दुआएं हैं और इंसान मेहनत में, अभी हमारे कैमरा में बैठे हुए डिस्कस कर रहे थे हम पहले, तो मैंने कहा कि सर मेहनत हर कोई करता है अपने अपने डायरेक्शन के अंदर, लेकिन उस मेहनत में रहमत का करम कितना है और उस मेहनत के अंदर दुआएं कितनी शामिल हैं, उस मेहनत को एग्जैक्ट सक्सेसफुली कितना किसने बना लिया, वो सब दुआएं शामिल है। कोई बंदा समझता है कि मैंने पढ़ लिया और मैं डॉक्टर बन गया, लाइक दैट मेरी बहुत अचीवमेंट हो गई, और भाई आपकी कोई अचीवमेंट नहीं है, आपकी कोई नेकी है जिस अचीवमेंट की वजह से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, वरना तो बेतहाशा लोग मौजूद है। तो ये एक सारा का सारा सिस्टम है, मैं समझता हूँ। मेरी पीएचडी के दौरान मैंने लर्निंग की, जब अकेले रहा, डिफरेंट कंट्रीज में भी गया और पढ़ा भी वहां पर रह के, तो मैंने बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सीखा, अल्लाह पाक की। अच्छा, वैसे भी आप परदेश जाए ना तो आपको बहुत कुछ सीखना, तन्हाई आपको बहुत कुछ सिखा देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए आपसे मजीद भी जानेंगे। खिजरा, हमने जिस तरह अभी बात कर रहे हैं थोड़े से, आजकल हमारे जहनी मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह अगर हम बहुत सारी चीज़ें देखें, हमारे मुल्क की सूरत हाल भी थोड़ी इस तरह की है कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड है हर चीज़ से। अच्छा, फिर हम अगर एजुकेशन को लेकर चलें तो हमारे एजुकेशन के हवाले से भी बड़े मसाइल हैं। आप क्या समझती हैं कि आजकल कौन से ऐसे मसाइल हैं जो सामने आ रहे हैं, जो केसेस आपके सामने आ रहे हैं, वो थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। हम अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट है, आपका फील्ड है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं होती। जैसे अभी सर ने भी बात की कि हमारे यहाँ एक चीज़ का फ्लॉ है, वो है कम्युनिकेशन, कि हम अब पेरेंट्स को प्रॉपरली नहीं बताते कि हम क्या चाहते हैं, और देन हम एक चीज़ अज्यूम कर लेते हैं कि क्योंकि वो समझते नहीं है इसलिए हम उनको कुछ बताते नहीं हैं। और ये फ्लॉ जो है, जैसे उन्होंने एक अच्छी हिस्ट्री अपनी बताई कि उनके फादर ने उनसे इस ख्वाहिश का इजहार किया, अगर वो चाहें तो वो इस ख्वाहिश को पूरी कर सकते हैं, और अगर ना चाहें तो वो कम्युनिकेट तो करें ना कि हम ये काम नहीं कर सकते या हम वो चीज़ नहीं चाहते। यहाँ सबसे बड़ा फ्लॉ ही यही है कि आप सही से कम्युनिकेट नहीं करते, यानी कि पेरेंट्स हमेशा कोशिश करते हैं कि वो इम्पोज करें, और स्टूडेंट या जो बच्चा है वो हमेशा ये चीज़ देखता है कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, मैं ये काम नहीं कर सकता लेकिन मुझसे करवाया जा रहा है, और टारगेट कभी मेंटेन नहीं करते। यहाँ दूसरा सबसे बड़ा फ्लॉ आता है, और वो है कि शुरू टाइम से किसी भी स्टूडेंट का टारगेट मेंटेन नहीं है। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाया, चीज़ें की, तो अब तक के सिनेरियो में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स का ये क्राइटेरिया देखा है कि वो एमफिल कर रहे हैं, बीएस कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, और उनको ये नहीं पता उन्होंने आगे क्या करना है। और वो जब आके पूछते हैं कि मैडम हमने ये सब कुछ कर लिया, अब आगे हम क्या करें, तो मुझे हैरत होती है कि इनका अभी तक टारगेट ही अचीव नहीं, तो ये पढ़ क्या रहे हैं, जिंदगी में करना क्या है इन्होंने। तो जब आपका कोई टारगेट ही सेट नहीं है, तो आपने डिग्रियां हासिल करके सिर्फ और सिर्फ कागज की रद्दी बनानी है, तो वो कागज की रद्दी तो जैसी मर्जी आप चाहे बना सकते हैं। बिल्कुल। तो सेट करें कि आप अपने गोल्स क्या हैं, और ये चीज मैं इस पर बाकायदा कहती हूँ, हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि जब जहाँ मैंने पढ़ाया, चीजें की, मैंने उनको हमेशा ये बात कही कि आप लोग पहले गोल सेट करो फिर पढ़ो, वरना ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं, सिर्फ एक रद्दी है जो आपके दिमाग में ना भूस बन के अंदर जाएगी। अच्छा, बस बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह होते हैं ना कि बस देखा जाएगा, जब एक चीज कर लेंगे तो बस वो फिर छोड़ देते हैं वक्त और हालात पे कि ये बाद में देख लेंगे, जो होगा नसीब में होगा देख लेंगे। ये चीज ही गलत है कि नसीब पर छोड़ देना। वक्त जब आएगा ना, वक्त कभी आता है ना नसीब कभी किसी ने देखा है, तो इसीलिए जो चीज आपने देखी ही नहीं उस पर आप बिला वजह भरोसा कर रहे हैं, तो ये गलत चीज है। ये होता है, इसको मैं अपने लफ्ज में कहती हूँ कि ये जान छुड़वाने के ना अच्छे तरीके हैं। जब आपसे कुछ ना हो तो नसीब पे डाल दो, यानी कि आपने दूसरों को टारगेट कर लिया, मतलब ब्लेम गेम ना, कि आपसे खुद कुछ नहीं होता तो आप नसीब पे बात करते हैं, जब आप कुछ कर नहीं सकते तो आप कहते हैं कि वक्त पे देखा जाएगा, तो ये दोनों चीजें कभी नहीं आई। तो ये मैंने हमेशा हर किसी को ये बात कही कि आप लोग ये दो चीजें छोड़ दें, क्योंकि ना वक्त कभी आएगा ना नसीब आपके सामने आना है, तो आपको पता ही नहीं चलना किसी चीज का। लेकिन ये कि जब टाइम आता है तो फिर इंसान पछताता भी बहुत है, जब वक्त पे। जी
है ना, देखें कि उसमें किस्मत का किसी ने कितना अमल दखल है। तो आपने फरमाया कि एक टांग पर जो इंसान कितनी देर खड़ा रह सकता है, तो आप देखें कि पूरी जिंदगी आप एक टांग पे खड़े को तो स्पेंड नहीं कर सकते, इतना ही रोल है बस उसका। अगर आप समझते हैं दोनों पाँव के एडजस्टमेंट के साथ तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं, एक पाँव से तो आप कहीं पे भी नहीं, लंगड़े ही रहेंगे सारी जिंदगी। तो वो आप फिर मेहनत पे ये चीज है ना कि आपने जो मेहनत ही नहीं की और आप लक पे बैठे हुए हो कि देखा जाएगा जो होगा, तो इस आपने मेहनत ही नहीं की तो आपको मिलेगा क्या? देखें कबूतर है, अगर वो अपनी आंख बंद कर ले, बिल्ली बैठी हुई है सामने और वो कहे कि देखा जाएगा, आंखें बंद रखता हूँ क्या, बिल्ली ने खाना है भाई आपको। हाँ, लेकिन वही बात आ गई कि जब टाइम आपका बहुत जब गुजर जाता है तो पछतावा पूरी जिंदगी का आपके लिए ना वो रह जाता है, क्योंकि आप जब टाइम की कदर नहीं करते तो टाइम भी आपकी कदर नहीं करता। ये तो हकीकत बात है ना। आप चीजें बहुत सारी हम लोग इस चीज से रह जाते हैं। अच्छा, फिर उस तरह के जहनी मसाइल जो है हमारे फिर वो बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल है, ठीक है। उन आप क्या समझती हैं कि किस तरह हम उन चीजों से निकल सकते हैं कि हम अपना थोड़ा माइंड सेट कर सकें और अपने आप को रिलैक्स रखें, क्योंकि कंफ्यूज हम बहुत ज्यादा है। आज भी हम देखें तो हम जितने भी लोग हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं चाहे वो पढ़ रहे हैं, हम लोगों का एक ये मसला है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। इसमें मैं आपको ना एक छोटी एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छा हम समझा सकते हैं कि मैं भी रिसेंट एक सीजन देख रही थी। उस सीजन में था कि उस लड़की ने एक टारगेट सेट किया कि मैंने एक हाई क्लास को अचीव करना है, मेंटेन करना है, और वो बहुत 3rd डिग्री की मतलब एक लड़की थी। उसने अचीवमेंट के लिए हर मुमकिन कोशिश की, हर चीज, हर अपॉर्चुनिटी खुद अवेल की। उसने अपॉर्चुनिटी खुद, यानी कि बेशक धोखा किया, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी अवेल की, उसने चीजें अपनी लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, देन उसको अवेल किया और फिर वो वहां तक पहुंची। हमने इसमें अगर पॉजिटिव सेंस देखी जाए ना, तो कभी भी मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी आपके घर बैठ के नहीं आती, आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है कि अगर आपकी जॉब नहीं है, आपके पास कुछ है नहीं, या आपने जो सब्जेक्ट, इन केस मैं ये कहती हूँ कि स्टैट्स में मैं अक्सर ये समझती थी स्टैट्स में क्या बच्चों का फ्यूचर होता है, क्या लोगों का फ्यूचर होता है। हाँ बिल्कुल, ये वाली पे ना मैं आंसर करूंगा, आपको बड़ा मजा आएगा। आपको मैं सारे सब्जेक्ट्स को मुतान कर दूंगा अपना। इस पर लाजमी बात करेंगे। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, शहजाद है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैम वो मैंने वाइफ का बताया तो उन्हें ना सर में बहुत ज्यादा दर्द रहती है रात में ना, आपसे और 2-2 बजे तक सो नहीं पाती वो। हालांकि कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई मतलब घरेलू मसाइल भी नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू भी नहीं है इस तरह का। तो शहजाद, आपने किसी डॉक्टर को चेक करवाया? नहीं, अभी तक तो नहीं करवाया मैंने कहा इसकी कोई इतनी खास जरूरत नहीं होगी शायद। वो फिर आपका प्रोग्राम मैंने देखा, मैंने कहा शायद। खिजरा, आप कुछ पूछना चाहेंगी? पूछे। आपकी वाइफ को कब से सर में दर्द है, और कोई एरिया बताएंगे सर का स्पेसिफिक जहाँ दर्द होता है? पीछे होता है या आगे? मतलब पूरे सर में ना, ये जैसे दिमाग की रगें हो गई, चोटी के अंदर काफी ना। उनको नींद आती है? सही नींद नहीं आ सकती, वो कभी कभी 2 बजे तक तो वैसे जागती रहती है ना, कभी हो जाए तो आ जाए, नहीं तो उन्हें टैबलेट खानी पड़ती है। मोबाइल यूज करती हैं वो? जी जी, मोबाइल तो ये तो बड़ी बात है। ठीक है, आप ना किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट, न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट करें इसके लिए। दूसरा, इनकी थोड़ी सी इनको थेराप्यूटिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज है इनका मोबाइल का भी, उसकी वजह से भी सर में दर्द हो जाता है। दूसरा, किसी न किसी वजह से, स्ट्रेस की वजह से, या कोई भी चीज जो होती है कि नींद पूरी ना होने की वजह से भी सर में दर्द हो जाता है। तो ये एक न्यूरो फिजिशियन का केस है, तो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा, वही बात आ गई ना, अब हम लेट नाइट जाग रहे होते हैं तब भी यही होता है। मोबाइल यूज बहुत बड़ी वजह है सर के दर्द की, क्योंकि आपकी नर्व डायरेक्टली उसकी तरफ जो है, आपकी वो इलेक्ट्रोड जो है वो ले रही हैं। तो जब आपकी नर्व डायरेक्टली उस पर अप्लाई हो रही है ना, तो वो चीज आपको रिएक्ट तो करेगी। एडिक्शन हो गई है ना मोबाइल हम लोगों का, आम रूटीन में बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल बढ़ गया है। कहा जाता है कि तकरीबन आप सोने से 1 से 1.5 घंटा पहले मोबाइल साइड पे रख दें। आप अपना मुंह धोएं, आंखें अच्छे से वॉश करें, उसके बाद आप सोएं, ताकि आपके ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, आपका नर्वस सिस्टम वहाँ पे बैलेंस रहे। बिल्कुल। अच्छा सिद्धार्थ, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, आपने एक पीएचडी की स्टैटिस्टिक्स में, बहुत सारे जो बच्चे हैं जो इस डिग्री ले लेते हैं, उनका क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है? आप थोड़ा इस हवाले से भी गाइड। मतलब मैंने सोच रहा था कि क्वेश्चन आज बड़ा जबरदस्त किस्म का आपने क्वेश्चन मुझसे किया। स्टैटिस्टिक्स को ना बहुत सारे लोगों ने डराया हुआ है इसको, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फ्रैंकली। एक फॉरेनर ऑथर हैं, उसकी बुक में जो है ना मैंने पढ़ी भी, मैं आपसे अगर कहेंगे तो शेयर भी करूंगा उस चीज को। उन्होंने कहा कि इफ एनीबडी दे आर जस्ट
taking the lectures of statistics and they feel that they feel boring in lecture, it means that your teacher is not good. भाई आपका टीचर अच्छा नहीं है, आप ये समझ लें इस चीज को, और ये मैं टीचर होकर ये बात कह रहा हूँ, इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स सीरियसली इतना बड़ा सब्जेक्ट है, आज मैं उसकी 2-3 आपको ऐसी चीजें बताऊं, आप हैरान हो जाएंगी। शायद वो लोग जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स में बच्चों को इतना डराया हुआ है, और उसका स्कोप आप फॉरेन में जाके तो देखेंगे मर्तबा, आपको अंदाजा होगा कि हर डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिशियन के बगैर आप चल नहीं सकते आगे। चल नहीं सकते। ठीक है, इसमें मजीद हम बात करेंगे। अभी हमने ब्रेक पे जाना है, ब्रेक भी थोड़ी लाजमी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाजरीन, रोही A10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के हवाले से, स्कोप के हवाले से कि स्टैट की जो डिग्री हासिल कर लेते हैं वो बच्चे क्या कर सकते हैं। जी जैसे कि हम जब गए वक्फे से पहले डिस्कस कर रहे थे, मैं इससे पहले कुछ एग्जांपल्स कोड करता हूँ चीज़ों में। कुछ दिन पहले हमारे कलीग दोस्त जो हैं वो ऑस्ट्रिया से आए, उसका केस मैं शेयर करूं तो आई होप कि ना बहुत सारे लोगों की फैमिलीज के बच्चों के इशू सॉल्व हो सकते हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो हमारी उनसे मुलाकात हुई यूनिवर्सिटी के अंदर ही, तो हम चाय पे बैठे ऐसे गपशप हुई, तो जब वो आए तो मुझे बड़े अच्छे लगे। बाय टॉकिंग, बाय स्टाइलिंग और बाय नॉलेज उसने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया। मैंने कैरियर का जानना चाहा कि सब कुछ कैसे हुआ। मैं स्टैटिस्टिक्स का भी इसमें मेंशन करूंगा क्या है। देखिए नासा जो है दुनिया में सैटेलाइट की सबसे बड़ी एक जगह है जहां पर सैटेलाइट्स हैं, पूरी दुनिया का डाटा सैटेलाइट्स का नासा कंट्रोल करता है। अब हम चाय पी रहे थे बैठे हुए, तो वो बेसिकली नासा के अंदर जो सैटेलाइट्स बनती हैं वो उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का एक मेन रोल अदा करता है वो डॉक्टर साहब जो है। ठीक है। तो वो बेसिकली जो है कैलिफोर्निया में आजकल होते हैं। तो ऐसे डिस्कशन होती रही, चलती रही, तो मैंने जो है ना उनसे पूछा, डॉक्टर साहब आपने कैसे कर लिया यार, ये इतना बड़ा काम नासा में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो नासा वैसे ही एलियन की जुबान समझी जाती है कि नासा, हम तो मूवीज में सिर्फ नासा का नाम सुनते हैं, आप तो काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो कहने लगे कि मैं BZU का स्टूडेंट था, मैंने बैचलर्स यहाँ से किया। मैडम आप भी इसको जो है ना कोड कीजिएगा जब बहुत सारे पेशेंट आए, खासतौर पर स्टूडेंट्स जब हों। उन्होंने BS मैथमेटिक्स किया मैडम यहाँ से। यहाँ से फेलियर भी हम अपना देखेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में हम कहाँ पर गैप रखते हैं और कहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वो यहाँ से करने के बाद ऑस्ट्रिया चले गए, वियना में या किसी कंट्री में, वो सॉरी सिटी में जो है ना वो पढ़ रहे थे। उन्होंने वहाँ एडमिशन लिया MS के लिए, तो मैथमेटिक्स में किया, पहले सेमेस्टर में ड्रॉप हो गए, फेल, दोबारा फिर ड्रॉप हो गए। उन्होंने कहा यार ये क्या हो गया, मैं तो पढ़ के आया था। तीसरे में फिर ड्रॉप हो गए। उन्होंने कहा कि जैसे हमारे यहाँ होता है, चलो यार मेहरबानी करें, बच्चा बड़ा पढ़ने वाला है, कोई गरीब होगा, थोड़ा सा नंबर देके पास कर दें। एक सिस्टम चला हुआ है जो कि हम पूरे सिस्टम को डैमेज करते जा रहे हैं यहाँ पर। अब वो वहां गए तो उन्हें फील हुआ कि यार नहीं ये मेरी जगह नहीं है, या तो मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए या पढ़ना चाहिए, दोनों में से एक फैसला। 3 महीने तक मैं वहां से ड्रॉप आउट हो गया, सोचता रहा मुझे पढ़ना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, इस पर बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गया जी। तो फिर कहते कि मैंने डिसाइड किया कि भाईजान पढ़ने आया था तो पढ़ना चाहिए। हाँ। उस दिन से कहता मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी में नया एडमिशन लिया, MS किया और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ फिर मैंने PhD किया। तो कहते कि उस वक्त मैडम आप देखिए सैलरीज का भी आप मैच कीजिएगा कि सैलरीज का क्या कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ अट्रैक्टिव चीज यही होती है ना किसी को एडमायर करने के लिए कि सैलरीज का कॉन्सेप्ट बड़ा हो तो वो उस तरफ चला जाता है। सैलरी अच्छी है, क्या है क्या नहीं है। तो उस वक्त वो मुझे कह रहे थे कि ना मैंने स्टार्ट लिया, तो मैंने नासा में 6 महीने का कोई इंटर्नशिप का काम किया, तो PhD के बाद मुझे ऑफर्स आना शुरू हो गई। तो मैंने पूछा कि क्या करते हैं आप उसमें ना, तो उसने कहा हम जो है ना सैटेलाइट को एडवांस करते हैं। मैंने कहा आप कितनी दूर का डाटा देख लेते हैं, ये मैं उसकी कोड कर रहा हूँ उस बात को जो कैलिफोर्निया में काम करता है। हम चाय पी रहे थे, चाय कप पे लिखा हुआ था लिप्टन, ये शायद कोई भी वर्ड लिखा हुआ था। उसने कहा कि हम वो सैटेलाइट भी बना रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हम जूम करें तो ये पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ। तो उसने कहा इसमें यूज होती है स्टैटिस्टिक्स। हम बेसिकली स्टैटिस्टिक्स की वो प्रोग्रामिंग और वो जो मेथड्स यूज करते हैं जिसे हम स्ट्रीमलाइन करते हैं डाटा को। अगर डाटा पूरी दुनिया में आप देखें कि जो काम हो रहा है वो डाटा पे हो रहा है। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स यही आजकल की जो एडवांस है वो बेटर डाटा बेटर लाइफ। आपके पास डाटा अच्छा है, सेल फोन का डाटा देख लें, आप बारिश का डाटा देख लें, आप कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं दुनिया, मतलब कि अब बारिश होगी 15 दिन के बाद ये हो जाएगा, सारा स्टैट्स कर रहा है बैठ के पीछे काम। ये पिछले आप देखते हैं एनवायरनमेंट में महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश होगी, भाई महकमा मौसमियात के कोई पर लगे हैं, जाके पूछाता है, वो स्टैटिस्टिक्स करती है।
अब स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तमाम रिसर्च, हम तो एफएससी लेवल, बीएससी लेवल पर सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, बच्चों को थ्योरी में पढ़ा देते हैं। जब रिसर्च करने वाले आते हैं, डॉक्टर्स के, मैंने इवन दैट जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेसर्स बन रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, जो एमफिल कर रहे हैं, सारा स्टेट्स काम करता है उसके ऊपर। ठीक, ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सपोज जैसे मैं कहता हूँ डायबिटीज प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो कहते हैं जनाब क्या हिस्ट्री है, वो पीछे डाटा कलेक्ट करते जाते हैं, 50,000 पेशेंट्स का डाटा ले लिया, वो देखते हैं सिम्टम कौन कौन से आ रहे हैं, ये तरह के सिम्टम है, फिर रिसर्च कौन करती है? स्टैटिस्टिक्स करती है उसके ऊपर, फिर बताती है अगर इनके ऊपर हम कंट्रोल कर लें तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। सारा स्टैट्स कर रहे हैं हम, एडवांस लेवल पर स्टैट्स को लेके नहीं जाते। अब जो कॉलेज लेवल पे जाते हैं हम, वहां पर बच्चे, टीचर्स, आई एम सॉरी टू से, मैं उन टीचर्स से मैं डायरेक्टली कह रहा हूं, आई एम सॉरी टू से, प्लीज काइंडली मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि स्टैटिस्टिक्स को आप जो है ना डरावना ख्वाब ना दिखाएं बच्चों को, ये आप जुल्म कर रहे हैं बच्चों के साथ। ठीक है, आप उनको ये कहें कि स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ें, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। अभी आप क्या देखते हैं यहाँ पे बच्चों की कितनी तादाद है जो इंटरेस्ट रखते हैं? मैं यही बताऊं, रूट लेवल पे तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है ना कि बच्चे को डराया हुआ है। इकोनॉमिक्स को देख लें और स्टैटिस्टिक्स को कहते हैं वो खुश्क, भाई क्या है उसके अंदर रेत पड़ा हुआ है सब्जेक्ट में, जो खुश्क है क्या है, पढ़ना नहीं चाहते ना, या पढ़ाना नहीं चाहते ठीक से। बेसिकली मैडम होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है लेक्चरर्स अपॉइंट किए हैं बीपीएस 17 में। एडमिशन आता है, मैं ऑन ईयर बात कर रहा हूँ बैठकर, एडमिशन आता है, 5-4 बच्चों का एडमिशन आया, टीचर्स ने कहा कि यार इन 4-5 की भी मैंने क्या क्लास पढ़ानी, एडमिशन उन्होंने लिया होता है, फोन करके कहते हैं या उनको रोक देते हैं, यार क्या करोगे तुम करने का, इसका स्कोप ही कोई नहीं है। वो अपनी सैलरीज को बस ऐसे ही बैठे खा रहे हैं। एडमिशन 2-4 कहीं आ गया तो आ गया, सारे टीचर्स की बात नहीं कर रहा, कुछ ये ऐसे हैं जो ज्यादा आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स की तादाद नहीं, हाँ नहीं आती। वो वजह ये, अच्छा आप अपने थोड़े फायदे, कहते हैं कि अपनी एक बोटी खाने के लिए आप पूरा बकरा ज़िबा कर रहे हैं, आप अपने थोड़े फायदे के लिए पूरे माशरे और पूरी कौम को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा ना करें। आप देखिए एडवांस लेवल की जितनी रिसर्च हो रही है, आप स्टैटिस्टिक्स के बगैर नहीं कर सकते। तमाम मेथड्स, तमाम टेक्निक्स हमें स्टैटिस्टिक्स दे रहा है, अगर वो टेक्निक्स हम इस्तेमाल ना करें, हम रिसर्च कर ही नहीं सकते, और रिसर्च के बगैर दुनिया है ही नहीं। एडवांसमेंट के पास तो हमने जाना है, आप एडवांसमेंट में नहीं नॉलेज को रखेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, यू शुड बी एडवांस इन एडवांस कंट्रीज। मतलब स्कोप है ना, हाँ मतलब स्कोप है, अगर आप ये टीचर्स कहना चाहेंगे नहीं है। अच्छा, इसी से रिलेट करेंगे खिजरा के, क्योंकि टीचर्स का भी ना बहुत ज्यादा एक रोल प्ले करते हैं टीचर्स भी, पेरेंट्स तो ऑलरेडी आपको लेकर चल रहे होते हैं, एक टीचर का भी बड़ा हाथ होता है कि आप अपने स्टूडेंट को कैसे गाइड कर सकते हैं। टीचर्स होते हैं जो स्टूडेंट को सही तरीके से गाइड नहीं कर पाते और वो फिर जहनी मसाइल का बहुत ज्यादा शिकार हो जाते हैं, और फिर वो शायद इस चीज से निकल भी नहीं पाते, उनको पता नहीं चलता हमने कौन से रास्ते पे जाना है और कौन से रास्ते पे नहीं जाना। देन ये इस तरह के इश्यूज जो हैं वो कितना नुकसान पहुंचाते हैं? ये एक समझने के, एक हम ना ये चीज़ें काउंसलिंग के एक वो वाला पोर्शन है जिससे आप कभी डिनाई नहीं कर सकते कि ये आपकी ज़िंदगी में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता, चाहे वो काउंसलिंग कोई भी कर रहा हो। टीचर एक बहुत बड़ा और बहुत प्रोमिनेंट काउंसलर है जिसने आपको ये बताना है कि आपने आपके लिए बेहतर क्या है और क्या नहीं। हाँ बिल्कुल है। अब यहाँ एक मसला ये है कि टीचर्स को खुद को ही नहीं पता कि यहाँ पे बेहतर क्या है। मेरा ये है फलसफा के एक अच्छा इंस्टीट्यूट और एक अच्छा टीचर नसीब वालों को मिलता है। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, मलिक सईद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं दुनियापुर से एक्स उम्मीदवार कौमी असली मलिक सईद जवान बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल बच्चे बहुत माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, डिग्रियाँ हासिल कर रहे हैं, बच्चे हमारे मुल्क का शादी छुट्टी करवाया है, और गैप ना होने की वजह से वो बेचारे ज़हनी मरीज पढ़ रहे हैं। इसके बारे में डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि इनको अच्छा सा मशवरा या कोई कारोबार ऐसा हो जाए जिसका फ्रेश हो जाए, इस तरीके से मुझे प्लीज हेल्प कर दें। अच्छा, यानी एक्सरसाइज कुछ इस तरह की जिसमें वो कह रहे हैं कि स्ट्रेस आपका रिलीफ आपको मिल सके। नहीं, बच्चे पढ़ के बहुत थक जाते हैं और मतलब जहनी मसाइल का शिकार हो रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, उस हवाले से वो जानना चाहते हैं। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कभी सुना करते थे, अब वो चीज बड़ी खत्म होती जा रही है, काफी हद तक खत्म हो गई हैं वो एक्टिविटीज। सबसे बड़ी चीज, अच्छा इलेक्शन के हवाले से, सॉरी मैं उसमें हम चले गए कि पढ़ाई डिग्री होंगे, वो भी ये बात करें कि इलेक्शन वो कहीं जिस तरह कैंपेन चल रही है, कैंपेन कर रहे होते हैं, बड़ा प्रेशर होता है, बड़े जहनी मसाइल होते हैं, हर चीज को देख रहे होते हैं, तो वो इस तरह उसमें तो आना ही प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। हाँ। लेकिन हाँ, अगर उसमें जैसे सूरत हाल पे अगर कैसी सूरत हाल है तो उसमें ये बहुत एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि आप हमेशा चीज का टारगेट मेंटेन करके और लोगों को कन्विंस करें, उनको प्रेशराइज ना करें। यहाँ पर एक फ्लॉ है ये, मतलब क्योंकि मैं खुद इस चीज को ना तकरीबन 2018 से देखती आ रही हूँ
कैंपेन्स चीज़ों के साथ मैं कनेक्ट हूँ थोड़ा सा, मतलब इनडायरेक्ट कर दें एज एन ऑब्जर्वर। तो मैं इन चीज़ों को हमेशा देखती हूँ कि जो कैंपेन कर रहे होते हैं और जो उनके सपोर्टर्स होते हैं वो सब, उन पे इस तरह का प्रेशर बिल्ट होता है कि यहाँ से आप उठेंगे तो आप कुछ लेकर ही उठेंगे। जरूरी नहीं है कि आप वहां से कुछ लेकर ही उठें। आपको जब लगे कि आपने एक दिन में आप एक कैंपेन कर सकते तो आप एक ही करें। आपको जरूरत नहीं है कि आप 10 कैंपेन करके अपने आप को प्रेशराइज करें और अपने आप अपनी ज़हनी और जिस्मानी हालत को खराब करें। सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। इसमें ना हमारे यहाँ मंशूर तो है ही नहीं, कंपेन करते जाते हैं। भाई आप बात करते हैं मैं सुबह ही यहाँ जहाज खड़ा कर दूंगा, ना एयरपोर्ट है ना हेलीपैड है, जहाज कहाँ से आ जाएगा। वो मानने वाले बेवकूफ हैं। उनका भी पढ़ा लिखा होना, ये समझदार होना जरूरी है कि वो क्लियर हों कि वो बात क्या कर रहे हैं और वो इस बात को कितना पूरा करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अब जो हमारा क्वेश्चन था ना वो ये कह रहे थे कि मुझे कोई इस तरह की एक्सरसाइज मैंने बताई है ना कि वो पूरे दिन में एक कैंपेन रखे और वो सही रखे, वो दिमाग उनका सुकून। मेरे ख्याल से वो मेरे ख्याल से उनको ये करना चाहिए कि वो अपने मंशूर को जो है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। जितना ज्यादा उनका मंशूर स्ट्रॉन्ग हो उनको कैंपेन की कम जरूरत पड़ेगी। मैं जितना ज्यादा खाली होता है उतना ज्यादा बजाना पड़ता है, जितना भरा होता है उसको आराम से नजर आता है वो भरा हुआ है। तो मकसद कहने का वो इंसान का मंशूर अच्छा हुआ, उन्होंने ऐसा अपना आइन दिया या ऐसा काम करने तरीकेकार दिया तो लोग मुतासिर होंगे ना। बोल बोल कर मुतासिर करने का क्या फायदा, आपका करके दिखाएं। अच्छा यही होता है वाकई लोग ना बड़े, इसलिए नींद जो है ना वो बड़ी जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको वाकई नींद के लिए भी लोग तरस रहे होते हैं कि नींद नहीं आती, क्योंकि ज़हनी मसाइल, क्योंकि आपका दिमाग जाग रहा होता है और आप सो नहीं पा रहे होते। वो मैं आपको मतलब ठीक है, हम इसे अक्सर बात करते हैं इस मामले में भी। मेरे पास एक अच्छे पॉलिटिशियन है मुल्तान के, वो आते हैं तो उनको वो कहते हैं कि जब मैं बहुत जब पीक होता है ना, मुझे लगता है कि मैं अब नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो तब मुझे एक काउंसलर की जरूरत होती है कि चलो मैं और कुछ नहीं, जो एक्चुअल बातें हैं जो मैं किसी के सामने नहीं कर सकता तो वो सच्चाई में उनके सामने कर दो। मैंने कहा समझ लो कि वही रिकॉर्डिंग करके मैंने आपकी आवाम को सुना दी तो क्या हाल होगा। एक चीज है कि आपके पास ऐसा मैं ये सब पॉलिटिशियंस के अलावा भी ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि ये एक मिथ है कि आप काउंसलर के साथ सिर्फ पागल ही जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि जो आपके अंदर छुपा है, जिसको आप बाहर निकालना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना। हाँ। उसके लिए आप देखो इसमें मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कॉलर ये ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा कॉल ट्राई कर सकते हैं। जी कंटिन्यू करेंगे, हम बात कर रहे थे। हम बात करते हैं कि कौन नींद के एक्सरसाइज नींद के हवाले से चीजें होनी चाहिए। अगर आपको नींद में डिस्टर्बेंस आ रही है, आपका फोकस मेंटेन नहीं हो रहा है, तो कोशिश करें आप थोड़ा टाइम उस चीज से या उस सिनेरियो सिचुएशन से बाहर चले जाएं, खुद को रिलैक्स करें। जितना हो सके आप उन चीजों के बारे में सोचना कम कर दें, क्योंकि हम ओवरबर्डन है। कुछ चीजें हम प्रैक्टिकली नहीं कर रहे होते लेकिन वो हमारे माइंड में चल रही होती हैं, या उस चीज का एक फ्यूचर इम्पैक्ट आना होता है तो वो हमने फ्यूचर में करनी होती है, लेकिन वो हम पहले से पहले उसको ये 2-3 साल पहले सोच रहे हैं या 2-3 माह पहले सोच रहे हैं। तो वो एक है कि आप उस चीज से, उन चीजों से खुद को आजाद करें, उस सोच से खुद को आजाद करें, ताकि आपका दिमाग, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो बिल्कुल बैलेंस सिचुएशन में आए। फिर आप एक आराम से और एक सही और एक फैसला करने की स्टेज भी एक यही होती है। से हम अभी, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर अलमिया है कि जितनी जल्दी हो सके चीजों का फैसला किया जाए। फैसला करने की जो सादत और सही वाला जो वो टाइम है ना, वो भी तभी आता है जब आपका दिल और दिमाग बिल्कुल मुतमईन हो और फोकस्ड हो। ये दो चीजें आपकी स्टेबल होना बहुत जरूरी है कि आपको जब आपको लगे कि आप बहुत प्रेशराइज हो तो आप खुद को थोड़ा टाइम दो और फ्री कर दो। व्हाटएवर आप 2 दिन दो तो 3 दिन दो, जब आपको लगे कि मैं इस काबिल हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तब आप उसको करना स्टार्ट करें। माइंड को अपने रिलैक्स रखना भी बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। जब तक हम नहीं रखेंगे तब तक, अभी जैसे आजकल बीमारियां, हमारा हाई ब्लड प्रेशर और इस तरह की डिफरेंट बीमारियां जो है, शुगर आजकल जैसे यंग जो हमारी जनरेशन है उसमें इतनी जल्दी बच्चों में जो है वो शुगर की जैसी बीमारी आना शुरू हो गई है। तो यही है कि स्ट्रेस लेने की वजह से बहुत ज्यादा हम लोग स्ट्रेस का शिकार है। अच्छा, जिस तरह हम बात करें स्टडी के हवाले से, एक डिग्री के हवाले से, आप क्या समझते हैं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतर है?
या इसमें कितनी बेहतरी लाई जा सकती है कि इसको मजीद बेहतर करके हम लोग जो है अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें? जी, बहुत अच्छी बात क्वेश्चन आपने किया। ये हमने बेसिकली ना ये देखना चाहिए, कंपैरिजन जरूर रखना चाहिए। हमेशा आप तब अपना फैसला ठीक कर पाते हैं कि जब आप कंपैरिजन में चीज़ों को डालते हैं, क्या हम ठीक करें या नहीं करें। कंपैरिजन में आपने किसको रखा है ये मैटर करता है। आप जैसा कि मैं कुछ कंट्रीज में अल्लाह ने मुझे जो है ना वो जिसे कहते हैं तौफीक दी पढ़ने की, तो उसका मुवाजना अगर मैं पाकिस्तान से करूं तो फिर लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। जो चीज़ें हमें पढ़ानी चाहिए, जो हमारे कंटेंट का हिस्सा होनी चाहिए, करिकुलम का हिस्सा होनी चाहिए, वो नहीं है। हमारे यहाँ एडवांस नॉलेज को तो समझा ही नहीं जा रहा। हम मास्टर ऑफ फिलॉसफी की क्लासें मैं पढ़ाता हूँ, उसके अंदर मुझे सम टाइम फील होता है कि मैं मास्टर्स की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, मैं बैचलर्स की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, और क्लास की डिग्री वो वाली है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं तो ये बात गलत नहीं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर ये बता रहे होते हैं हार्डवेयर क्या होता है, स्लाइड चल रही होती है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, स्लाइड चल रही होती है। भाई ये तो आपके नर्सरी प्रेप वाली चीजें हैं। आपका डिग्री का लेवल देखें, उस डिग्री के मुताबिक चीजों का होना बड़ा जरूरी है। जब तक हम उस कैपेसिटी के अंदर नॉलेज को जो है बूस्ट अप करके नहीं डोज देंगे बच्चों को, तो वो कैसे एडवांस मुकाबला कर सकते हैं कंट्रीज का। आप जैसे कि जॉब्स की भी अक्सर लोग बात करते हैं, हम पढ़ लेते हैं जॉब्स नहीं होती, ये बात भी कहीं हद तक थोड़ी बहुत ठीक मानी जा सकती है, लेकिन इसमें बहुत सारे हमारा भी है। हमारे MBA किया हुआ होता है, इंजीनियरिंग की भी होती है, मैडम इसमें ना अक्सर औकात ये होता है कि कुछ हमारे जिसे कह सकते हैं कि मुल्क के हालात के लिहाज से भी देखें कि हम चीजों को स्टार्टअप नहीं ले पा रहे जिस तरह से लेना चाहिए हमें। इंडस्ट्री हमारी बंद हो चुकी थी, अभी भी ऑलमोस्ट ऐसे ही कोविड के हालात, और उससे पहले भी इंजीनियर हमारा कहीं जा ही नहीं रहा बेचारा। लेकिन मैं उनको सजेस्ट करूंगा, खास तौर पे स्पेशली जो एजुकेटेड लोग हैं, वो मेरे टीचर हुआ करते थे, वो बड़ी अच्छी बात करते हैं। देखें कि पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान से बाहर भी जा सकते हैं। वो जो यहाँ पर आप एडमिन ऑफिसर्स हैं, ये जो आप एक्सपर्ट यहाँ पर, उनको भी तो उसी एक्सपर्ट की जरूरत है। अब वहां बाहर जाके कंपटीशन होता है। आपको जो कहा गया, जो आपकी डेजिग्नेशन है, जो आपकी डिग्री रिक्वायर्ड है, आपको उसका नॉलेज भी होना चाहिए। बिल्कुल। आपके पास डिग्री तो है, आप उसका नॉलेज नहीं है, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हम अक्सर इंटरव्यूज बाहर देते थे और अभी भी स्टिल बहुत सारे इशू जब हमारे इंटरव्यूज हो रहे होते तो वो हमसे पूछते हैं कि यू आर डॉक्टर इन स्टैटिस्टिक्स नाउ, यू हैव दिस काइंड ऑफ कंटेंट्स, इफ यू कैन डू दिस देन यू कैन जॉइन दिस, अदरवाइज आई एम सॉरी टू से। आपको पहले बता देते हैं इस डिग्री के साथ रेलेवेंट हमें ये चीजें चाहिए, प्रैक्टिकली जो है आपके कर पास सकते हैं। हमारे यहाँ ये एक बड़ा, मैं एक अगर कोई हायर एजुकेशन अथॉरिटीज के भी बंदे शायद अल्लाह करे देख रहे हो, सुन रहे हो, हम डॉक्टर्स जब जनरेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर तो ये एक डिग्री पढ़ाकर की जाती है। बेसिकली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि ये तो जो है हमारी इंडस्ट्रियल डिग्री होती है, उसके प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। फॉरेन में ऐसे ही था, जब मैं वहां था तो उसमें क्या था कि सपोज एक इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, अरबों डॉलर की है, उसमें एक प्रॉब्लम आ गया। अब इंडस्ट्री के वो उस प्रॉब्लम के रेलेवेंट जो डिपार्टमेंट है वो उसको कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है, इस प्रोजेक्ट का इतना पैसा है हमारे पास, आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, हम आपको इतने पैसे भी देंगे और ये प्रॉब्लम भी हमारा सॉर्ट हो जाएगा। आखिरकार फायदा किसको हुआ? स्टूडेंट को प्रैक्टिकली नॉलेज मिल गया, टीचर्स को पूरी फैकल्टी टीम के साथ काम करना मिल गया, और उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, इंडस्ट्री रन अप में आ गई। अब यहाँ पर क्या चीजें चल रही हैं, हमें तो प्रॉब्लम पे काम ही नहीं करवाया जाता, या उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें डाला ही नहीं जाता, हमें फंड्स ही नहीं मिलते। आई एम सॉरी टू से, ये मुझे कहते हैं बड़ा दुख की बात है। हमारे डिपार्टमेंट्स और हमारे फिर टीचर्स, उनमें भी यही मसला आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप। सारा कसूर टीचर्स का भी नहीं होता है मैडम, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे जो है ना फैसले करने का जो वक्त है वो करने चाहिए। अब हायर एजुकेशन कमीशन देखें, हायर एजुकेशन कमीशन मींस दैट यू, आपका ये जो डिपार्टमेंट है ये हायर एजुकेशन है, मतलब फुल फ्लेज जो एजुकेशन है वो वाली एजुकेशन की बात है यहाँ पर। अब आप देखेंगे उसके बेचारे के पास फंड ही नहीं है, पेपर बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं, उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है, वो हायर जर्नल्स को पढ़कर रिसर्च देखना चाहते हैं, उनके पास एक्सेस मौजूद नहीं है। अब वो उनके पहले स्कॉलरशिप्स आते थे, बच्चे कुछ मेहनत करते थे, पेपर, मैं सपोज एक रिसर्चर हूं, मैं एक रिसर्च आर्टिकल लिखता हूं, मैं किसी जर्नल में भेजता हूं, उसकी फीस है $2500। ओ भाई मैं तो, मेरी तो इतनी सैलरी नहीं आती, मैं कैसे पे करूंगा उसको? अच्छा, ये कैसा टॉपिक है, बातों बातों में पता ही नहीं चला, बड़ा 1 घंटा भी गुजर गया, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अभी डिस्कस होनी थी, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में। खिजरा, आपको बहुत शुक्रिया, हमेशा आप आती हैं और जो है ना हेल्प करती हैं कि किस तरह हम अपने ज़हनी मसाइलों से बाहर निकल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किए हुए हैं जी, डॉक्टर हसन जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और खिजरा को हमने कहा कि जरा थोड़ी देर हमारे साथ और मजीद रहें ताकि इनसे मजीद मशवरे भी जो है हम ले सकें। अच्छा जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है हसन? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है? बस मौसम आजकल को एंजॉय कर रहे हैं? ये बताएं, मौसम बड़ा खुशगवार हो गया। बस मौसम को भी एंजॉय कर रहे हैं और पाकिस्तान की करंटली सिचुएशंस देखते हुए गर्मी पहले ही है और मजीद गर्मी बढ़ी हुई है। सियासी सूरत हाल तो बहुत ज्यादा ही गर्म है ना इस बिल्कुल ऐसा टाइम। ही है। अच्छा, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं कि तो मौसम भी चेंज हो रहा है, चेंज हुआ है, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, बारिशें भी हो रही हैं, साथ अभी समर चल रहा है जी। तो आप क्या समझते हैं कि अपनी सेहत का हम कैसे ख्याल रख सकते हैं? क्या हेल्दी डाइट ऐसी होनी चाहिए जो हमें फायदा दे सके? जी देखें, जैसे लास्ट प्रोग्राम में मैंने बताया था कि हमारे ना खाने पीने के लिहाज से 5 फूड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, ठीक है, ग्रेन्स आ जाते हैं, प्रोटीन की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ठीक है, और हमारा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो हमने इन 5 ग्रुप से, चाहे हमें डिजीज स्पेसिफिक में हम फिर ये कुछ इनमें से रद्दोबदल करते रहते हैं डिजीज के अकॉर्डिंगली, लेकिन हमने एक नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए हमने इन 5 ग्रुप में से हमने एक बैलेंस वे में लेना होता है, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन आपका आंसर है, ठीक है। और समर्स के लिहाज से अगर हम कहें कि हमने डाइट को किस तरह रखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन प्रायोरिटी होती है, हमने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, ठीक है, ये बड़ा जरूरी है जी। और आप लोगों को भी देखें, पता होगा कि समर्स के लिहाज से ही हमारे फ्रूट्स भी डिजाइन है, जैसे तरबूजा, खरबूज देखें, ये पूरे ही पानी से मिलके बने हुए हैं कि अगर आप तरबूज वगैरह खा लें तो आपकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत हद तक पूरी हो जाती है, ठीक है। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन किया मेरे से कि कौन सी आपने डाइट लेनी चाहिए, जवाब ये है कि पहले तो हमने देखना है कि हमें डिजीज तो कोई नहीं है, ठीक है, शुगर तो नहीं है, हमें ब्लड प्रेशर तो नहीं है, दिल का मर्ज तो नहीं है। अगर ये नहीं है, ठीक है ना, तो हमने एक मुतबादिल जो है, हमने एक मतलब कि मुनासिब हमने ग़िज़ा लेनी है तमाम इन फूड ग्रुप से, ठीक है, एक प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि जाहिर है ऑब्वियसली जो प्रोटीन फंक्शन कर सकता है वो कैल्शियम नहीं कर सकता, वो दूध वाली चीजें नहीं कर सकती, ठीक है। जो हमारे गंदम प्रॉपर फंक्शन कर सकती है वो दूध फंक्शन नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसलिए हमने मुनासिब वे में हमने हर फूड ग्रुप को जरूर टच करना होता है, एक बैलेंस वे में बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, जिस तरह अभी हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा ना किसी बीमारी में मुब्तला जरूर है, चाहे उसको ब्लड प्रेशर का होगा, चाहे किसी को दिल का जो है वो मर्ज होगा, कुछ जिस तरह शुगर है, ये तो बीमारियां ऐसी हो गई हैं जो बहुत ज्यादा आम हो चुकी हैं, घर में किसी न किसी एक फर्द को तो लाजमी होती है। फिर क्या इस तरह की डाइट होनी चाहिए कि आप उनके लिए वो हेल्दी हो? देखिए, पहले तो हम शुगर को ले लेते हैं, ठीक है। बेसिकली जो हमारा डायबिटीज है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब कि जिनकी जिंदगी गुजारने का तरीका ठीक नहीं होता। अब आप ये कह लें कि मेजॉरिटी का आजकल जिंदगी गुजारने का तरीका ठीक नहीं है, आप कह लें, इसमें मुझे भी बेशक इंक्लूड कर लें आप, ठीक है। द थिंग इज कि हम लोग पूरा दिन जो है वो जो व्हाइट कॉलर जॉब्स वाले हैं वो सीट्स पे बैठे रहते हैं, गाड़ी स्टार्ट की, एसी वाले गाड़ी में बैठे, एसी वाले रूम में चले गए, कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है हम लोगों की, ठीक है। तो हम फिर वी एंड अप इन हैविंग डायबिटीज, और फिर हम लोगों के लेट नाइट फूड्स हो गए, ये वाली सारी चीजें हो गई। तो ये तो आजकल, जैसे आपने पहले भी, मैं आपकी बात सुन रहा था कि तो पहले हम देखते थे कि बीमारियां जो है वो 50 के बाद स्टार्ट हो रही हैं, 45 के बाद स्टार्ट हो रही हैं। अब हम लोगों की हरकतों की वजह से जो हम लोग जो न्यू जनरेशन है, हम लोग तो मेरे ख्याल में 20 साल 20 ईयर्स के बाद ही हम लोग बीमारियां कैप्चर कर लेते हैं। तो डायबिटीज के हवाले से जो सर्टेन फ्रूट्स हैं कि हमने ना लो ग्लाइसेमिक वाले फूड इस्तेमाल करने होते हैं। जैसे डायबिटीज वाले जो पेशेंट्स हैं वो मेजर जो गलती कर रहे होते हैं, मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आते हैं, सर हम तो कोई बदपरहेजी कर नहीं रहे, हमारी शुगर कंट्रोल में नहीं हो रही। मैं पूछता हूँ भाई अच्छा आपकी रूटीन क्या है? सर हम दिन में ना 3 से 4 रोटियां खाते हैं। मैं कहता हूँ किसकी रोटियां खाते हैं आप? कहते हैं सर हम गंदम की रोटियां खाते हैं। तो फिर मैं उनको यहाँ पे करेक्ट करता हूँ कि यार देखें, बेशक आप बाकी बदपरहेजी नहीं करते, लेकिन गंदम में भी ना शुगर का कंटेंट ज्यादा होता है। तो फिर जो हमारे मार्केट में फ्लोर्स मौजूद हैं, कोई मल्टीग्रेन यूज करता है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर बताता है कि भाई आप 60% जो इस्तेमाल करें, 20% बेसन, 20% गंदम। तो मिक्सचर से हम फिर शुगर का कंटेंट कम कर लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत हद तक जो है वो
शुगर वाले पेशेंट की शुगर कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह फिर जो शुगर वाला पेशेंट होता है, जो हमारे फलों की आपने जैसे बात की थी, उसमें जो जिसमें हाई शुगर होती है, जैसे आप कह लें कि आम हो गया, आपका केला हो गया, ठीक है, खरबूजा तरबूज हो गए, इन ये वाले फल हम जो है वो उनको मना करते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट मेरे पास आता है, मैं तो उसे फिर बैलेंस में, अगर उसकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं है, मैं कहता हूं खा लो, लेकिन 1 एट अ टाइम, ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटी साथ रखें अपनी, ठीक है। लेकिन जिनकी फिर शुगर डिस्टर्ब्ड है बहुत ज्यादा, जो इंसुलिन और मेडिसिन पे हैं और जो मतलब वॉक वगैरह नहीं कर सकते, वो ये वाली कंडीशन फिर उनके लिए नहीं होती, फिर उनको हमने फिर रिस्ट्रिक्ट ही रखना होता है, क्योंकि सारा वो मूव नहीं कर रहे। अच्छा, लोग फिर बाज नहीं आते ना, जिस तरह जाहिर सी बात है शुगर भी है तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि टेस्ट कर लें, थोड़ा कुछ नहीं होता, मेडिसिन खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखें, हम मेरे पास, मैं आपको जैसे बताया कि जब केसेस आते हैं तो मैं उनको सिर्फ एक बात बताता होता हूं कि आप किसी पर एहसान ना करें, आप अपने पे एहसान खुद करें, तो आपके सारी मसले हल हो जाएंगे। हमारा जो पाकिस्तान का जो आप कह लें कल्चर और रिजीम क्या है, हम डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन भी और न्यूट्रिशनिस्ट के डाइट प्लान्स भी हम 15-20 दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। जैसे ही हमें फर्क पड़ने लगता है, हम मेडिसिन भी छोड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसे, हम डाइट प्लान्स भी छोड़ देते हैं। हम किसी बंदे में भी आजकल कंसिस्टेंसी नहीं है, हेल्थ के लिहाज से देख लें या बाकी लिहाज से भी देख लें, जिसकी वजह से जो है वो शुगर कंट्रोल भी नहीं होती। लेकिन अब आपको यकीन नहीं आएगी एक बात, जो बंदा जिसको शुगर हो और जो मेंटेन रख के अपनी हेल्थ चलने वाला हो, एक नॉर्मल इंसान से अच्छी जिंदगी जीता है, क्योंकि वो अपनी सेहत के बारे में कॉन्शियस हो जाता है, वो डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखता है। वो एक नॉर्मल बंदा जिसकी मतलब कि जिसको कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, वो उससे बेहतर जिंदगी गुजारता है। बेहतर जिंदगी किस तरह गुजारता है? क्योंकि उसको पता है कि उसने सुबह भी वर्कआउट करना है, उसने शाम को भी वर्कआउट करना है, उसने बैलेंस वे में कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, उसने बैलेंस वे में शुगर का इंटेक करना है। और दूसरा बंदा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाला है, जिसमें हम सब अपने आप को इंक्लूड कर लें, ना उठने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना वॉक का टाइम है, ना खाने का टाइम है, तो हम अपनी हेल्दी लाइफ नहीं गुजार रहे होते, हम हर वक्त थका थका फील करते हैं। जो बैलेंस वे में चल रहा होता है वो मतलब कि पेशेंट जो कह लें आप, और जो अपना ख्याल रख रहा है, कंडीशन अप्लाइज, वो हमसे बेहतर जिंदगी गुजार रहा होता है, क्योंकि वो अपनी सेहत का ख्याल रख रहा होता है, फिजिकली एक्टिव होता है। हाँ, ये बड़ा जरूरी है। सेहत के साथ साथ आपकी जो है ना, आपका खाना, ये भी आपके लिए जो बड़ा जरूरी है कि अगर आप अच्छी हेल्दी डाइट खाएंगे तो आप सेहतमंद भी रहेंगे। अच्छा, जिस तरह हम इसी सेहत से रिलेटेड ही वो बात भी आ जाती है कि अगर आप सेहत आपकी अच्छी नहीं है, तब भी आपके जो मसाइल हैं, जो एंजाइटी, जैसे हम नींद की बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों को एंजाइटी हो जाती है, आपका दिमाग जाग रहा होता है, आप प्रॉपर खा पी नहीं रहे होते, सेहत का भी ख्याल नहीं रख पा रहे होते, क्योंकि आपकी दिमाग में जो चीजें चल रही होती हैं वो आपको बहुत डिस्टर्ब कर जाती है। इसमें क्या करना चाहिए, किस तरह हम इन चीजों को फेस कर सकते हैं और इस चीज से बाहर आ सकते हैं? कुछ लोग तो फिर जो एंजाइटी फेस कर रहे थे वो बहुत ज्यादा फिर डिप्रेशन और उन चीजों में चले जाते हैं। हमारा जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जितनी चलते हैं या हम डिस्टर्ब रहते हैं, हाँ, हमारे फूड का बहुत बड़ा रोल है। जैसे अभी सर ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई और ये बिल्कुल परफेक्ट वो चीज़ें हैं जिनका हम वैसे ही रूटीन में ख्याल नहीं रखते। हाँ। और अगर हमें कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद भी हम उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे। हमने मतलब अगर हम डाइट पे हैं तो हम वो एक रिस्ट्रिक्टेड ऐसी डाइट करेंगे जो सिर्फ वो कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन होती है। हाँ। सेल्फ डाइट भी होती है कि आप विदाउट एनी जो है किसी ऐसे स्पेशलाइज्ड पर्सन से आप कंसर्न किए बगैर आपने अपने लिए डाइट प्लान तैयार कर लिया। वो चीज़ें आपके साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं और वो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड ही जान सकता है कि किसकी बॉडी को कितनी इनटेक की जरूरत है, कितनी नहीं है। अब हम अपने हिसाब से जो चीज़ करते हैं हम समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और वही चीज़ हमारे लिए एक्चुअली नेगेटिव हो रही होती है और हम साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स का शिकार भी तभी हो रहे होते हैं। जैसे रात में हम रूटीन में करते हैं, रात 12-1 बजे उठ के हमने कोई भी चीज ले ली और कुछ ना मिला तो ऑर्डर करके जंक ही मंगवा लिया। उससे क्या होता है कि हमारा, हाँ, बिल्कुल, कि हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद हमारा स्टमक डिस्टर्ब होता है। उसकी ये सब वजूहात यानी कि बन रही हैं और फिर हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। सेम एज अगर आप किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार हैं, ऑलरेडी आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, व्हाटएवर,
तो आपका फूड इनटेक बेहतर ना होना, ये भी रिवर्स रिएक्शन है कि जहां आप, अगर आपको लग रहा है कि मैं आज बहुत टेंस हूँ, तो आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग बहुत कहते हैं टेंशन में बहुत ज्यादा खा रहे हैं, और वो खा रहे हैं जो आपकी नीड है ही नहीं। और दूसरे एवज आप देख रहे होते हैं कि ऐसे लोग जो बिल्कुल ही नहीं खा रहे और उन्हें इनटेक लेना ही नहीं है। तो ये दोनों चीजें बैलेंस अगर हम लेकर चलें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इवन अगर आपको कोई मेडिकल इशू भी है, तब भी आपका फूड इनटेक के लिए कंसल्ट करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी मेंटल हेल्थ भी स्टेबल रहे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ी जरूरी है दोनों चीजें, सेहत और बिल्कुल ऐसे ही है। और हम अक्सर और बेशतर हम बहुत सबसे पहले चीज जो इग्नोर करते हैं ना, यानी कि वो हमारा फूड डाइट और हमारी ये चीजें ही हैं कि हम इन चीजों को बहुत इग्नोर करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी मतलब अपनी चीज है ना, इसलिए हम इग्नोर करते हैं। अगर इससे हमें पैसा आ रहा हो, इससे हमें कोई चीज आ रही हो, कोई बेनिफिट अगर दूसरा कोई मिल रहा हो ना, जिसको हम 4 लोगों में दिखा सके, तो हम बहुत उसको प्रेफरेंस देंगे। ये चीज है कि हम अपनी इन चीजों के लिए, इनकी अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत इग्नोर करते हैं और अपनी डाइट को बहुत इग्नोर करते हैं। अच्छा, जिस तरह यही बात करिए, जंक फूड्स की तरफ बहुत ज्यादा रुझान है। अब आजकल हम बच्चे भी देख लेना, वो ना तो सब्जियां खा रहे होंगे ना फ्रूट्स। माएँ बेचारी भी जो है ना, अब कहीं वो ख्याल रखती हैं, और जैसे हमारी पहले माएँ होती थी ना, जबरदस्ती ठूस के खिलाना, जबरदस्ती पकड़ के खिलाना। आजकल ये ध्यान नहीं है, कुछ मेड्स के ऊपर छोड़ देना कि बच्चे को खुद ही डाइट करती रहेंगी, उससे भी बच्चों की जो न्यूट्रिशन है वो सही से प्रॉपर नहीं हो पाती। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था कि ये ग्रेजुअल प्रोसीजर है, ठीक है ना। स्टार्ट से ही हमें बुनियाद रखनी पड़ती है ऑर्गेनिक फूड की, मतलब जो हम नॉर्मल खाते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो फेज आया है, जिस फेज की आप बात कर रहे हैं कि जंक फूड खाते हैं बच्चे, तो अब मुझे बताइए जंक फूड आया कब था? डू यू रिमेंबर दिस थिंग? जब मुल्तान की मैं बात करूं कि 15-16 मेरे ख्याल में 15 इयर्स बिफोर जब KFC मुल्तान में पहला आया था, ठीक है ना, उससे पहले आप मुझे बता दें जंक का कल्चर ही नहीं था, ठीक है ना। तो ये फिर ट्रांजिशन आया है जंक वाले कल्चर में, जिसकी वजह से फिर इस दौर में जो फिर पेरेंटिंग स्टार्ट हुई है, इस दौर में जब पेरेंटिंग स्टार्ट हुई है, तो फिर माओ ने स्किप वेज तलाश किए हैं कि फ्राइज दे दो, ये दे दो, इस टाइप के जंक दे दो, कि इजी प्रोडक्ट हैं। कि ये आप ये देखें ना कि जब हम लोग नेचर से दूर हुए हैं, हम लोग तंग हुए हैं। अब जैसे ये आपकी नाम मेंशन नहीं करूंगा कि जो आपकी ये जो फ्रोजन फूड्स होते हैं, दिस इज स्किप वे। तो हम ये जो देते हैं अपने बच्चों को, तो ये स्किप वे होता है, जिसकी वजह से जो है उनकी नेचुरल इनटेक होती नहीं है। नेचुरल उनको सब्जियों की, उनको फल फ्रूट की, उनको रोटी की, उनको इन चीज़ों की आदत नहीं होती है। तो जिसकी वजह से वो फिर जब बड़े होते हैं वो खाते ही नहीं, उनको वही उनकी जो टेस्ट बर्ड्स जो हैं, मेरे वालिद साहब भी यही बताते हैं और मैंने भी यही प्रैक्टिस किया है कि छोटे बच्चों को हम छोटा बच्चा मत समझें। वो छोटे नहीं, वो कंप्यूटर होते हैं। उनके छोटे से दिमाग में, आप जैसे कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड और कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, उनके दिमाग में ये चीजें फिट हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। बड़े होकर जब वो इंट्रोड्यूस, अब उनको माँ कहे अब तुम टींडे खा लो, अब तुम तोरी खा लो, अब तुम जो है ये फ्रूट सैलेड खा लो, अब तुम ये रोटी खा लो, दैट वॉन्ट बी पॉसिबल। वो नहीं खाएगा। तो स्टार्ट से ही जो है वो आपको रिजीम रखनी पड़ती है ये वाली, कि आप जब मेरे पास मदर्स आती हैं 6 मंथ्स या 8 मंथ्स में ना, डॉक्टर साहब ये कुछ खा नहीं रहा, मैं पूछता हूँ भाई आपने 4th मंथ में इनको कुछ स्टार्ट किया था खिलाना? नहीं, ये जो था वो हम इसको जो है वो बिस्किट पकड़ा देते थे, हम इसको चिप्स पकड़ा देते थे, हम ये कर देते थे, वो कर देते थे, और हम जो है खाना इसके सामने रख देते थे, मतलब कि वो खुद खा लें। मैंने कहा आप तो स्टार्ट से ही जो है वो गलत कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल छोटे बच्चे को आप जब प्लेट में सामने रखें, तो बच्चा पिक ही नहीं कर पाता कि ये है क्या चीज, मतलब कि मैंने क्या इंट्रोड्यूस किस तरह करना है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि यार ये ट्रांजिशन वाली जनरेशन है। मैं पुरानी जनरेशन की बात नहीं कर रहा, मैं आजकल के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। ये टाइम मांगते हैं, ये अटेंशन मांगते हैं, ठीक है, ये कंसंट्रेशन मांगते हैं। अब आजकल के जो बच्चे हैं, वो जो आपका कोको मेलन चल रहा है, ठीक है ना, उसके बगैर आप मुझे खाना खिला के दिखा दें किसी बच्चे को आज, दैट्स नॉट इवन पॉसिबल। आप मुझे, मैं आपको चैलेंज, जो भी इस वक्त मुझे टीवी पे देख रहे होंगे वो इस बैठ के हंस ही रहे होंगे कि बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि टीवी के बगैर आपको, मतलब कि कार्टून के बगैर आप आजकल के बच्चों को खाना नहीं खिला सकते आप, ठीक है ना। ऐसे ही है। तो चाहे वो अब मोबाइल, अब तो खैर टीवी तो बहुत चला गया पीछे,
तो मोबाइल हो गए, हाँ, आईपैड्स हो गए, उसमें यू हैव टू मेक देम बिजी कि आपने अगर फूड इंट्रोड्यूस करवाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्टार्ट से ही मैं उनको कहता हूं कि यार आपने ना जैसे जौ का दलिया उनको खिलाएं, उनको पोरिज बना के खिलाएं, उनको खिचड़ी बना के खिलाएं, फ्रूट प्यूरीज दें उनको सूजी का हलवा दें उनको आप, ठीक है ना, इस तरफ लेके आए कि उनमें ताकत आए। हम जो जाहिर ऑब्वियसली कुछ वर्किंग वुमेन्स हैं, कुछ वैसे ही जो हैं औरतें जो स्किप वेज हम लोग जो तलाश करते हैं, तो उसकी वजह से फिर ज़ाहिर बच्चा बड़े होकर जो है वो चीजें इंट्रोड्यूस नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दिस इज अ थिंग। हाँ, फिर बच्चों का ये ना, बच्चों के हम लोग बड़ी सेहत का, अभी बच्चों को देखें बहुत बच्चे वीक होते हैं। एक तो आपके ऊपर पढ़ाई का भी उनका बच्चों को होता है कि स्कूल में भी जाना है, आपके अपने पढ़ाई का भी प्रेशर है, फिर आपकी डाइट अच्छी नहीं है। अच्छा, मैंने खुद, क्योंकि मेरी फ्रेंड है, उनकी बेटियां हैं, तो मैं उनको यही कहती हूँ, देखिए सुबह नाश्ता जो है वो बस नहीं करके जाएंगी, जो लंच बॉक्स में वही लंच बॉक्स, अक्सर तो वो लंच बॉक्स भी वापस आ जाता है, और फिर वो रात को कहीं जाकर अगर भूख लगी तो मैंने स्नैक्स वगैरह आपने उठाए और चीजें खाई पी और बस दैट्स इट, अपना पेट भर लिया। बिल्कुल ऐसे। ब्रेकफास्ट का देखें, ब्रेकफास्ट का जो मतलब कि मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, ब्रेकफास्ट का मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करते, बच्चों का बता रहा हूँ। स्कूल कहते हैं, मैंने कहता हूँ क्या आपकी सोने जागने की रूटीन है, कि स्कूल कब लगता है? सर 8 बजे लगता है। आप उठते कितने बजे हैं? 7:30 बजे। लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है, एक नॉर्मल बंदे के लिए पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो नाश्ता कर सकेगा। देखें 7:30 बजे अगर कोई उठ रहा है, ठीक है ना, उसके अंदर जो है वो मूवमेंट स्टार्ट ही नहीं, पेट की अंतड़ी की मूवमेंट स्टार्ट ही नहीं, उसमें वॉशरूम वो गया ही नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे बताएं, जब तक वो थोड़ी चहलकदमी नहीं करेगा, ठीक है, वॉशरूम जाके रिलैक्स नहीं होंगे, मुंह हाथ नहीं धोएंगे और थोड़ी सी चहलकदमी नहीं करेंगे, तब तक पॉसिबिलिटी नहीं, ना आपको भूख लगेगी, ना मुझे भूख लगेगी, ना बच्चों को भूख लगेगी। कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। जी, इमरान है हमारे साथ सरगोदा से, क्या कहना चाहेंगे? मैम डॉक्टर साहब से सवाल पूछना। जी जी करें। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये ना मैं आपसे सवाल पूछना था कि बंदे को खौफ महसूस होता है तन्हाई में, ठीक है, या घर से बाहर जाता है तो उस वक्त भी महसूस होता है अकेला, साथ कोई और हो तो फिर मतलब ना उस तरह से नहीं होता, या अकेला कमरे में है या तन्हाई में किसी जगह पे है तो होता है, या अचानक मतलब दूर है तो अचानक ऐसे ख्याल आया कि ना भाई ये मैं तो अकेला हूँ या कुछ है इस तरह से, तो उतना एक अजीब सी कैफियत हो जाती है, एक वहम, और वो उस पर काबू पा ले फिर वो फौरन खत्म हो जाती है। इसका क्या कोई नफसाती तौर पर होता है या कोई बीमारी होती है, और उसका और क्या अलामात होती हैं और उसका इलाज क्या होगा? ठीक है, प्रॉब्लम आपको कब से है ये तकरीबन 1.5-2 साल से है। 1.5-2 साल से। ठीक है, वो कुछ और पूछना है आपने? जब आपको ये डर लगता है तो आपकी हार्ट बीट तेज तो नहीं हो जाती? हाँ होती है। एंजाइटी, जनरल एंजाइटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये असल में इनको है जनरल एंजाइटी है। इनको चाहिए कि ये ना काउंसलिंग सेशन ले, मेडिसिन कोई ना ले, मेडिसिन इनटेक ना करें, उससे इनकी तबीयत खराब होगी, क्योंकि जो भी मेडिसिन ये लेंगे वो इन पे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करेगी। इनका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ हुआ है, ये प्रॉपर काउंसलिंग करें, वॉक करें आप जितना हो सके, अपनी डाइट बेहतर करें। दूसरी सबसे बड़ी चीज है अपनी नींद को प्रॉपर करें, क्योंकि आपकी नींद प्रॉपर ना होने की वजह से आपकी बॉडी की जो स्टिमुलेशंस हैं वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई हैं, वो बैलेंस हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा कि आपको प्रॉपरली 2-3 महीने कॉन्स्टेंटली उस पर काम करना पड़ेगा। और एक प्रॉपर आप जो है काउंसलिंग प्लान लें, ताकि आप उस पे जो है ना सही से फिक्स करें, क्योंकि ये पोर्शन जनरल एंजाइटिस पोर्शन में जो है काउंसिल की जाती है, तो ये पोर्शन में ही काउंसिल होगी और फिर ये इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा टेन्योर ज्यादा नहीं है इसका। अच्छा, फोबिया भी तो ये कह सकते हैं, इसको ये एक बीमारी कह सकते हैं कि आपका रात को आप डर जाते हैं, अक्सर अंधेरे से आपको खौफ आने लग जाता है, लोग रोशनी की तरफ ज्यादा जाना पसंद करते हैं बनस्बत के अगर वो कमरे की लाइट ऑफ करके सो नहीं सकते, कि अगर लाइट ऑफ होगी तो वो एक उनको खौफ आने लग जाएगा। ये जो इतना हमारे ये जो फोबियाज है ना, इनका रिलेशन हमारे ना हाइंड ब्रेन सिस्टम से होता है, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे जो है ना अनकॉन्शियस स्टेट्स मौजूद होती हैं। अब वही अनकॉन्शियस स्टेट्स हमें कॉन्शियसली इरिटेट कर रही होती हैं, उसमें ये प्रॉब्लम, इसके लिए ना एक लाइट थेरेपी टेक्निक बहुत अच्छी यूज होती है, कि जिसमें आप जितना उनको लाइट और चीजों में रखें और जितना उनको आप उनके खौफ दूर करने की कोशिश करें। अब ये चीजें होती हैं कि ना बहुत, अगर हम थोड़ा सा ना
चाइल्डहुड स्टेज की तरफ आए तो ये चीजें वहां से कनेक्ट हुई होती हैं बेसिकली। जैसे चाइल्डहुड में अब बच्चों को हम डराते हैं कि वहां मत जाओ, वहां भूत है, वहां बब्बू आ जाएगा तो फलां हो जाएगा, मतलब इस तरह टाइप की चीजें। वो चीजें तब तो अनकॉन्शियस में बैठी होती हैं लेकिन वो तब शायद इतना इरिटेट बच्चों को नहीं करती क्योंकि वो एक बड़ा यंग स्टेज होती है ना, और हाइंड ब्रेन भी बड़ा यंग आपका डिवेल्प हो रहा होता है। जैसे ही आप एक एडल्ट स्टेज की तरफ आते हो या लेट एडल्ट स्टेज की तरफ आते हो तो वो तमाम चीजें जो आपके हाइंड ब्रेन में फिक्स हुई होती हैं वो सारी आपको फोरब्रेन में कॉन्शियसली आपको इरिटेट करती हैं, जिसकी वजह से फोबियास डेवलप हो रहे होते हैं। तो ये बहुत एक बच्चे को टाइम मतलब डराए नहीं, उसको ये ऐसी सुपरस्टिशियस बातें करके उसको ना वो चीजें करें कि आपका बच्चा बाद में जाके, क्योंकि तब तो आप लोग शायद फौरी तौर पे बच्चे को डरा कर चीजें करके आप उसको स्टेबल कर लेते हैं, लेकिन वो उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत बुरे हैं। वो इसलिए फोबियास जो मोस्टली फोबियास डेवलप होते हैं उसकी पूरी एक हिस्ट्री होती है। सही। मतलब ऐसे ही जैसे कहते हैं ना कि कोई हवा नहीं होती कि उसके ऊपर हवा आई तो वो फोबिया डेवलप हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको कोई हवा है, इसके ऊपर कोई साया आ गया है। वो ये एक मिथ्स है कि आप उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करें, वो बहुत बड़ी हिस्ट्री उसके साथ जो है ना सामने आती है हमारे। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरी 65 साल उम्र है और शुगर भी है, तो मैं जिम में ना हल्की सी एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक है। तो मेरी कमर में ना दर्द हो गई है, ये क्या मसला है? ये कमजोरी है या क्या मसला है? हसन आपसे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कमर में आपको ज्यादा मसला है, पहले तो आप देखें कि इनके सोने का पोस्चर ठीक था या नहीं था, या तो इन्होंने कोई झुक के कोई ऐसी कोई चीज तो नहीं उठाई जिसकी वजह से इनको मसल स्पैज्म हुआ है, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली बताया ना कि वो कह रहे हैं जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ देन मुझे ये इशू आता है कि क्या मुझे कोई कमजोरी है या कोई इस तरह की कोई। देखें मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि जब ये एक्सरसाइज करते हैं इसका मतलब ये है कि इनके फिर मसल्स जो हैं वो थोड़े वीक हुए हैं। उम्र इन्होंने 65 बताई अपनी? हाँ 65 एज बताइए। 65 एज 65 देखें बताइए। 65 एज के लिहाज से देखें मैंने जैसे आपको बताया है, पॉइंट फिर वहीं पे पहले आ जाएगा कि जो आप हैं वो बैलेंस डाइट ले रहे हैं कि नहीं, इनकी प्रोटीन इनटेक, अगर इनको किडनी डिसऑर्डर नहीं है तो इनकी प्रोटीन इनटेक इनकी एज के हिसाब से है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि प्रोटीन ही हमारे जो है वो मसल बिल्डअप करती है, ठीक है। और अगर जो है इनको फटीग और थकन महसूस होती है, स्पेसिफिकली उसके लिए हमारे पास विटामिन B12 एक होता है, ठीक है ना, उसकी ये सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। मेरे पास जब इस टाइप के कोई मल्टीपल कहने के डिसऑर्डर के साथ आए तो मैं उसको रीडायरेक्ट जरूर करता हूं। रीडायरेक्ट से मुराद ये है कि अगर इनको ये वाला चीजें हो रही हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड कंसर्न विद द ऑर्थोपेडिक फिजिशियन, ठीक है। अगर वहां से इनकी रिपोर्ट्स क्लियर आती हैं कि इनको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, देन वी कैन इनकी जो है हम डाइट को इनलाइन कर सकते हैं कि हाँ भाई अब कमी किस चीज की आ रही है। आइदर विटामिन डी की कमी है इनको, आइदर विटामिन B12 की कमी है, आइदर प्रोटीन की कमी है, आइदर कैल्शियम की कमी है। इन चीजों की कमी की वजह से जो है ऑब्वियस सी बात है ये चीज जनरेट हो सकती है। बिल्कुल, इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, अगर कैल्शियम की और विटामिन डी की आपको कमी हो देन आपको क्या डाइट लेनी चाहिए? देखिए, कैल्शियम का जो रिच सोर्स है वो तो हमारे पास जो है वो मिल्क है, ठीक है ना। कैल्शियम और इसकी इनटेक पूरी करने के लिए जो है एटलीस्ट जो है वो हम रेंजिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो बिटवीन 250 to 400 ml हमने डेली इनटेक पूरी करनी होती है जो है आपकी कैल्शियम की। और विटामिन डी का अगर आप कहें तो हमारे प्यारे अल्लाह मियाँ ने जो है हमें एक नेचुरल सोर्स दिया हुआ है, ठीक है ना, कि हम जो है वो धूप के जरिए विटामिन डी ले सकते हैं। अब जो आप फॉरेन कंट्रीज देखते हैं जो बीच पे जो है बैठ के धूप सेक रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे धूप की कमी है। हाँ। जैसे ही समर्स आते हैं दे गो टू द बीच के वो विटामिन डी के, और बाहर के मुल्क में इसी तरह स्किन के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। आपने पाकिस्तान में देखोगे हम लोगों में स्किन के प्रॉब्लम बहुत कम होते हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों के पास सनलाइट है। तो एक अच्छा सोर्स विटामिन डी का दैट सनलाइट, ठंडी धूप में, ये नहीं कह रहा कि ये 50 सेंटीग्रेड में आप बाहर बैठे हैं, ठंडी धूप मीन्स कि सुबह वाली धूप
सही है। जो मतलब कि सुबह वाली निकलती है आपकी, ठीक है, और शाम की ढलती हुई धूप पीट करके बैठें, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये आप जब हम टेस्ट करवाते हैं इसके, ठीक है ना, और इसके लेवल्स अगर कम आए तो हमारे पास सर्टेन अच्छे सप्लीमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट कंपनीज के मौजूद होते हैं। हमने 4 देने होते हैं वो, ठीक है ना, तो वो मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर एक आज ले रहे हैं तो एक 10 दिन बाद ले लें, फिर एक 10 दिन बाद, फिर एक 10 दिन बाद, 4 पूरे करते हैं तो पूरा हो जाता है। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये हेल्थ भी जो है ये एक टोटल साइंस ही है। जो वही जो एक्सरसाइज लोग जो करते हैं सुबह और शाम, उनको विटामिन डी की कमी नहीं होती। वो सुबह जो करेंगे उससे हल्का हल्का सूरज निकला होगा, उनके विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। फिर जो शाम को करेंगे रात होने से पहले, उनके विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी। और जो बैलेंस्ड डाइट ले रहे होंगे, एक्सेस क्रैश डाइट्स नहीं कर रहे होंगे, एक्सेस एक चीज नहीं ले रहे होंगे नॉर्मल डाइट में, उनका विटामिन डी। जैसे ही हम किसी भी लिहाज से, नॉर्मल लाइफ के लिहाज से, डाइट के लिहाज से, डिजीज के लिहाज से, जब हम नॉर्मल रूटीन से हटते हैं हम लोग तंग होते हैं। अच्छा, जिस तरह में हमारी रूटीन भी तो चेंज हो गई है ना, बहुत सारे लोग, अब हम देखते हैं सिर्फ बुजुर्ग वॉक कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो हमारे जाहिर सी बात है, जो हम यंग जनरेशन है वो कोई स्टडीज में, कोई जॉब में, कोई इस तरह बिजी हो गए हैं। अच्छा, जो बुजुर्ग होंगे वो चले जाएंगे सुबह के टाइम, नमाज पढ़ी और जैसे नमाज पढ़ के उन्होंने वॉक कर लिया फिर वापस आ गए। लेकिन हमारे यहाँ ये रूटीन नहीं है। देखिए अब इसके ऊपर, अच्छा, जिम भी जाना भी वो भी एक बहुत बड़ा मसला नजर आता है कि अच्छा जिम कैसे जाए। देखें बात अब ना, ये फिर बात वही मतलब कि कम्प्लेक्स की बात हो जाएगी। देखिए हम लोगों ने इतनी ज्यादा रैट रेस कर दी है, यू कांट इवन थिंक अबाउट इट, ठीक है। अगर आप 10-15 साल पहले देखें, ठीक है, देयर वर नो ब्रांड्स, देयर वर नो आईफोन्स, there were no smart watches, there were no laptops, there were no these brands that अब क्या मेंशन नहीं करते बंदा, ठीक है ना, कपड़ों के ब्रांड नहीं थे, सर्टेन चीजें नहीं थी, खाने पीने के ब्रांड नहीं थे, लाइफ इजी थी, ठीक है। सोशल मीडिया फिर आया। अब फॉर एग्जांपल हर कोई अक्सर लगा देता है कि मैं इधर बैठा हूँ, मैं ये ब्रांड का कपड़े पहने हुए हैं, मैंने 50,000 का जूता पहना हुआ है, मैंने ये किया, दिखावा, जिसकी हाँ दिखावा कह लें, जो जाहिर ऑब्वियसली यही है ना, हम मतलब कि हर बंदा आजकल इसका शिकार है, हर बंदा इस चीज का शिकार, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जिसकी वजह से जो जिस हालत में है वो खुश नहीं है। जो 50,000 कमा रहा है वो कहता है मैं 70,000 कमाऊं, वो 70,000 कमाने के लिए सुबह से शाम तक काम कर रहा है, बिल्कुल, जिसकी वजह से चीजें नेग्लेक्ट हो रही हैं। और आपका सवाल कि बूढ़े जो हैं वो बाहर काम कर रहे हैं और जवान जो हैं वो बिस्तरों पे लेटे हैं, क्योंकि जवान जो हैं वो रात को भी काम कर रहे हैं, वो दिन में भी काम कर रहे हैं कि मैं इतना काम कर लूं कि मैं आईफोन ले लूं, मैं इतना काम कर लूं कि मैं अगर मेहरान है तो कल्टस पे आ जाऊं, कल्टस है तो डिग्गी वाली गाड़ी पे आ जाओ। ख्वाहिशात है ना, फिर तो ख्वाहिशात तो फिर देखें, तो ये हम लोगों ने इस तरह का रैट रेस हमने डेवलप कर दी है, जिसकी वजह से जो कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, वो बहुत पीछे जा चुकी है, ठीक है ना। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अब हर कोई कहता है भाई खैर हम इतना कमा लें कि ना फिर अब जब बीमार होंगे ना तो हम पूरा कर लेंगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो हम बैलेंस वे में बंदा चले, और ये जो हमने रैट रेस, ये जितने भी नौजवान देख रहे हैं मुझे, ठीक है ना, तो करंट हालत के अंदर खुश रहना सीखें। जो 20,000 कमा रहा है वो 20,000 के लिहाज से, आल्दो ये कहना आसान है, इंप्लीमेंट मुश्किल है 20,000 वालों के लिए, बट द थिंग इज के स्टिल जिसकी जितनी चादर है वो उस लिहाज से अगर वो खुश रहे तो फिर जो है हम टाइम निकालने लग जाएंगे अपनी चीजों के लिए। और इतनी हम लोगों ने अपनी लाइफ अब स्ट्रेसफुल कर ली है, मेल की स्पेशली, कि वो बंदा जो है वो अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाता, ठीक है ना। इतनी ज्यादा आवर्स की जॉब, 9-10 आवर्स की जॉब, फिर जो है खर्चे पूरे करने के लिए जैसे आपके माशाल्लाह हालात हो चुके हैं कि पता नहीं 270-200 फिर भी वो है, तेल है, अगर किसी ने गाड़ी की किस्त देनी है, घर का रेंट देना है, 2 बच्चे स्कूल में, तो आप उसको कहें फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशनिस्ट के पास वो आए और आप उसको कहें तो भाई तूने सुबह भी उठ के वॉक करनी है, तूने शाम भी, वो तो कहेगा भाईजान आप अपना काम करो, मैं अपना खर्चे पूरे कर लूं, सेहत को बाद में दिख जाएगी। ऐसे तो दिस इज द थिंग। तो ये बहुत बड़ा अलमी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हमारा अलमी है। तो ये आप इसके ऊपर फ्रेंकली मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब कि आप ये बताएं जिसके घर में कुछ नहीं है, जिसने अपने घर की चीजें पूरी करनी है, वो सेहत कैसे पॉसिबल है? वो कहेगा मैं सेहत का ख्याल रखूं, बच्चे भूखे मार दूं अपने, पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल। तो आपने सिनेरियोज, आपने चीजें इस तरह की डेवलप कर दी हैं। और फिर अब जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, मेरी भी उनसे भी काइंड रिक्वेस्ट है
कि यार ठीक है, आप साल में 1-2 बार अपनी लाइफ शो ऑफ कर दें कि यार आप अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, यार आप डेली पे जो आप महंगे महंगे कपड़े दिखाएंगे, महंगी महंगी गाड़ियां दिखाएंगे, फॉरेन ट्रिप्स दिखाएंगे, तो एक स्ट्रगलर पे आप क्या वो शो कर रहे हैं, आप उसको नाखुश कर देते हैं। हम दूसरों की लाइफ देख के अपनी करंट लाइफ हमें बुरी लगने लग जाती है। और इसके बड़े बैड इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा। फिर बात वहीं पे आएगी। देखिए हर चीज को रिलेट कर रही है कि बैड इफेक्ट्स आएंगे, हम ज्यादा स्ट्रगल करेंगे, हम स्किप वेज तलाश करेंगे, हेल्थ को पीछे छोड़ देंगे। वी एंड अप इन हैविंग, जो आप कह रहे थे एंजाइटी, डिप्रेशन। अभी यार छोटे छोटे बच्चों को जो आते हैं मेरे पास, ठीक है भाई, आपको कहां से भाई इंडाइजेशन हो सकती है? क्या पूछो, रात तक जाग रहे हैं, टेंशन है, स्ट्रेस है, ये है, वो है, क्या है, बस पूरे करने हैं, पैसे पूरे करने हैं। से यही बात कर रहे थे जिसके मन में कि हम लोग बड़े जहनी मरीज बन चुके हुए हैं। अब हम एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार रहे, हर बंदे के लाइफ में कुछ ना कुछ मसाइल हैं और वो उनको फेस कर रहा है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कंपेयर योर लाइफ विद एनीवन इन एनी टर्म्स। अपने बच्चे को भी आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। जो कहते हैं, अब पेशेंट आते हैं, अब जो नॉर्मल बच्चा होता है, सर इसकी चाची कहती है कि ये कमजोर है, इसकी खाला कहती है, और मैं कहता हूं यार हर बच्चे का अपना टाइम फ्रेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जहां कंपैरिजन आता है, आइदर इट्स अ मैरिटल लाइफ, आइदर इट्स एनी रिलेशनशिप, आइदर इट्स हेल्थ, और आइदर जो मर्जी, आइदर कोई जॉब प्रोफेशन भी हो। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नॉर्मल न्यूट्रिशनिस्ट हूं, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी फिगर कमा रहा हूं, मैं अपने आप को जो है वो कोई बहुत हाई, जिसने कोई 15 साल का जिसका एक्सपीरियंस हो, वो 8-10 लाख रुपए कमा रहा हो, मैं उससे कंपैरिजन स्टार्ट कर दूं, मैं तो अपना प्रेजेंट खराब कर लूंगा। मैं कहूंगा यार अच्छा लोग कर लेते हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। बिल्कुल देखें, हर चीज में जब आप कंपैरिजन खत्म करेंगे, और ये जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है ना, इनसे यही काइंड रिक्वेस्ट है कि इंसान के बच्चे बने, ठीक है, और जो है ना आप एक पॉजिटिविटी भी दिखाएं लोगों को। अगर ये भी दिखा रहे हैं, साथ ये भी दिखाएं कि आप कंपैरिजन ना करें, लोग किसी लिहाज से, या और खुश रहना सीखें। इस वक्त करंट हालात में जो करंट सिनेरियोस चल रहे हैं, हम सबको, इन्फ्लुएंसर्स को भी, डॉक्टर्स को भी, जिसका पार्ट इन्फ्लुएंस में है, टीचर्स, डॉक्टर्स, सोशल मीडिया वर्कर्स, मीडिया वाले, के लोगों को खुश रहना सिखाएं। आप सोच नहीं सकती कितने, क्योंकि हमारी फील्ड एक ऐसी है जिसमें बंदा का सब कुछ पता होता है, सब कुछ खुला हुआ होता है। हमसे पूछें आप क्या हालात हैं, लोगों के घरों में क्या परेशानी है, ठीक है ना। तो इस वक्त खुशी देना ज्यादा मैटर करता है, बजाय ये कि हम चीजें दिखाएं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, 30,000 वाला, 40,000 वाला, केवल लाख वाले भी जो है, आप उसको जो है वो 10 लाख वाला टूर दिखा रहे होंगे, या आप 50,000 वाला जूता या आईफोन उसे 4 लाख वाला दिखा रहे होंगे। और बच्चे भी जो हैं स्कूल में जाते हैं तो ऑब्वियसली वो घर आके मांगेंगे, बाबा मुझे भी चाहिए आईफोन, आईपैड चाहिए। जिस तरह अभी सोशल मीडिया, हमारे खिजरा से भी जानेंगे, खिजरा ये तो इस तरह के आपके केसेस बहुत ज्यादा आते होंगे कि लोग, अच्छा दिखावा हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है वाकई। मतलब आपकी सोशल मीडिया पर जो लाइफ आपको दिखाई जा रही है, लोग उससे बड़ा मुतासिर हो जाते हैं क्योंकि आप फॉलो कर रहे होते हैं। तो फिर आप कहीं ना कहीं वो चीजें आपके अंदर भी आ रही होती हैं और आपका गुस्सा, आप हाइपर भी होना शुरू हो जाते हैं और आपके अंदर चीजें जो है ना वो पाइलअप होना शुरू हो जाती हैं, एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं लोग। उसकी वजह से भी काफी मसाइल सामने आते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कितना रोल प्ले कर रहे हैं? पहली चीज पता है क्या है इसके अंदर, जैसे अभी हम एक इन्फ्लुएंसर की बात करें, वट एवर वो जो भी होगा, हमने हमें तस्वीर का ना एक रुख देखना और दिखाना है। ये हमारा ना जैसे कहते हैं कि अलमिया बन चुका है कि हमें तस्वीर का एक ही रुख देखना है, जो हमें नजर आ रहा है। जैसे बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं जैसी नजर आती हूँ, सबको ये लगता है कि इससे ज्यादा खुशबाश, अच्छी और इससे ज्यादा जो है ना पैसे कमाने वाली मशीन कोई नहीं होगी। दिस इज द थिंग ना, कि हम तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं, आप दूसरा रुख भी तो देखें कि उसको वहां से यहाँ तक पहुंचने उसने कितनी स्ट्रगल की होगी, कितना टाइम लगाया होगा, कहाँ से कहाँ तक उसने कौन कौन सी चीजें गुजारी होंगी। मैं अपने, मेरा एक छोटा सा ना काम ये होता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बड़ा प्रैक्टिकली सिखाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, अक्सर उनके साथ करती हूँ कि आओ मैं आपको ना, आओ हम ना आज रिक्शे में बैठ के कहीं चलते। तो वो बड़ी हैरान होती है कि मैडम आप रिक्शे में जाएंगे। तो मैंने कहा क्या हो गया, मैं भी आप लोगों जैसी ही हूँ। अगर मैं गाड़ियों में, चीजों में घूमूंगी तो आप लोगों ने उससे गलत चीजें सीखनी, फिर आपने कभी भी वो रास्ता जो वाकई मेहनत करने वाला है वो नहीं सीखना। आपने स्किप वे ढूंढना कि कहाँ से मुझे वे मिले कि मेरे पास गाड़ी भी आ जाए, बंगला भी आ जाए, सब खुशियां आ जाए
और मैं स्टेबल हो जाऊं, फिर आपने मेहनत नहीं करनी, शॉर्टकट ढूंढना है। और यहाँ पर सेम एज यही चीज है, हमारे जितनी भी मतलब टीचर्स वगैरह, इवन दो टीचर्स हैं या हमारे जो भी इवन कोई हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं ना, हम उनको हमेशा हमें ये चीज दिखाकर, शो ऑफ करवाकर ये बावर करवाते हैं कि हमारे पास ज्यादा चीज आ गई है। तो आपके पास कैसे आई है? या तो आपने चोरी की है, कोई 2 नंबर काम किया है, तब आपके पास आई है। अगर आपने पॉजिटिव वे में और आपने मेहनत की, तो वो आप उनको बताओ कि हमने मेहनत की है, आपने स्ट्रगल करके कहा। पेरेंट्स का एक बहुत प्रॉब्लम होता है, पेरेंट्स बच्चों से छुपाते हैं कि हमने कितनी मेहनत करके आपको ये चीज लेकर दी है। बच्चे क्यों आपसे स्टबर्न होते हैं, बच्चे क्यों आपसे जिद करते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं, उनको पता है कि हमने यहाँ मुंह से निकाला है, यहाँ मेरे अब्बा ने अम्मा ने मेरे हाथ में लेके दे देना है। कभी आपने ये उनको बताया कि बेटा इस चीज को परचेज करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, मैंने अपने जो है ना हर चीज को सर्वाइव किया, मैंने अपनी विशेज, अपनी नीड्स तक को सैक्रिफाइस किया। बिल्कुल। एक वालिदैन जो होते हैं, एक वालिद जब घर से निकलता है तो अपने बच्चों की तालीम के लिए, उनके लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा होता है, सफर कर रहा होता है। और वो सफर करने में अगर आप एक पोर्शन उन बच्चों को बता दें कि बेटा मैंने ये इतनी मुश्किल से चीज परचेज की है, तो मुझे बताएं कि आप अपने बच्चों के दिमाग में डालेंगे ना एक पॉजिटिविटी डालेंगे कि वो कहेंगे कि हाँ मेरे फादर इतनी मेहनत करके मेरे लिए ये चीज लाए हैं, तो मुझे उनसे विश वही करनी चाहिए जिसमें वो मेरे लिए इजीली काम कर सके। तो ये वो चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें हैं कि हम इग्नोर करते हैं कि नहीं बच्चों को नहीं पता चलना चाहिए। क्यों नहीं पता चलना चाहिए? क्या उनकी बड़ियों की जिंदगियां नहीं है? क्या उनका मकाम नहीं है, उनकी लाइफ नहीं है? बच्चों को अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करेंगे वो मुश्किल वक्त को फिर फेस कर सके। हम यहाँ बच्चों को थोड़ा दे देते हैं डील कि नहीं अभी उसको, अभी नहीं, उसकी एज इतनी नहीं है, अभी इस तरह की चीजों उसके सामने नहीं आनी चाहिए। तो ये आपको मेंटली तौर पे अपने बच्चों को प्रिपेयर करना होता है। जब अच्छा वो किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं, फिर वो उसको ना सही तरीके से सबसे पहले वो पता है प्रॉब्लम क्रिएटर किसको समझते हैं? पेरेंट्स को। ये मतलब ये हम रूटीन में देखते हैं ऐसे लोगों को कि आपने पहले कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं किया, आपने उनको बेसिकली सर्वाइवल ही नहीं बताया कि सर्वाइव करना कैसे है। आप उनको एक टाइम भूखा रख के देखें, आप उनके साथ एक टाइम उनको आधी रोटी पे जिंदगी गुजारना सिखाएं। उनको ये भी पता चले कि हर सिर्फ लैविश लाइफ से सब कुछ नहीं होता, ब्रांड से सब कुछ नहीं होता, घर की दाल रोटी भी कोई चीज होती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। आप मतलब अगर आपके बच्चे ने नहीं खाया तो ठीक है जी, आप बाहर से मंगवा दें। एक दफा में आप उनको कह कर देखें कि ठीक है आपको कोई और खाने को नहीं मिलेगा। उनको एक पनिशमेंट, एहसास होता है ना, एहसास दिलाएं कि भाई कमाना करना आसान चीज नहीं है, और खाना इवन खुदा की नेमत है हर चीज, मतलब इंक्लूडिंग मैं अपने आप को कहती हूँ कि शायद मेरे अंदर एक प्रॉब्लम यह है कि मैं ना बहुत चूजी हूँ खाने पीने चीजों में। मैं उस चीज को फेस कर रही हूँ कि मुझे ये चीज पता है कि ये गलत है, अब एक डेकोरम सेट हो चुका है ना, अब मैं उसे कैसे तोड़ूं। कई दफा ऐसा होता है कि उसमें मुझे भी ऐसा फील होता है कि शायद मेरी अना दरमियान में आ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसको तोड़ना चाहें, करना चाहें, तो बहुत जगह आप कर सकते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको लैविश ही खाना मिलेगा तो आप खाएंगे, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, चीजें हैं कि आप तस्वीर के दोनों रुख देखकर काम करें, तो शायद हमारी जिंदगी में आने वाले मसाइल बहुत कम हो जाएं। अच्छा हसान, चीजें हम जिस तरह ये तो हम दिखावे की बात करें, अच्छा फिर एक सेकेंडली हमारे जो ग़िज़ाइयत के हवाले से हमारी तो चीजें प्योर नहीं है। बहुत सारे लोग जो है, हम लोग चले जाते हैं, अगर दूध खालिश हमें नहीं मिल रहा, आटा भी मिक्स करके, अच्छा आपकी जो चीजें हैं ज़रूरियात की वो खालिश नहीं है, इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी हमने जाना ब्रेक पे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक के बाद एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी, ज़हूर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? यार ये बात है, मैं कोई चीज पढ़ता हूँ, कोई मुझे याद नहीं रहती पीछे से, किताब वगैरह में पढ़ता रहता हूँ, तो पीछे मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं क्या दिमाग से बातें भूल जाते हैं। हाँ, पीछे सबक वगैरह में पढ़ता रहता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। अच्छा। याद नहीं रहता है पीछे से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओवरबर्डन है। हाँ, मतलब वो कहते हैं मैं भूल जाता हूँ कोई भी चीज। हाँ, ओवरबर्डन। जब आप के पास बहुत सारे मतलब आपने मल्टीपल टास्किंग की हो, तो आपसे कोई टास्क कंप्लीट ना हो रहा हो, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि आप बातें भूलना शुरू कर देते हैं। मेंटली प्रेशर भी तो होता है ना, बहुत सारी चीजें भी होता है, लेकिन जो कॉमन सिम्टम्स है ना, ये वो कॉमन सिम्टम है कि जब आपके पास मल्टीपल टास्क हो करने के लिए और आप उसको
फुलफिल ना कर पा रहे हो, फोकस मेंटेन ना कर पा रहे हो, तो इसलिए आप भूलना शुरू हो जाते हैं। तो ये मतलब बीमारी, इसको बीमारी भी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा जो है ना शॉर्ट टर्म मेमोरी का ये पूरा एक जो है ना प्रॉब्लम है। ठीक है। और मतलब बहुत सारे केसेस में आता है, कोई मेडिकल इशू की वजह से भी आ सकता है। और जैसे आपको अगर डायबिटीज है उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। कब किसी कुछ पर्सन हैं जिनको मतलब कैंसर में भी ये चीजें आती हैं। लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल इशू नहीं है तो आपका सेम एक प्रॉब्लम है कि आप मल्टीटास्किंग है, आपका फोकस मेंटेन नहीं हो रहा। तो आप जब एक काम आपका फिनिश हो जाए देन आप दूसरे काम को सोचें भी और करें भी। सही। अच्छा, मैं क्वेश्चन कर रही थी कि आजकल हमारे यहाँ जो डाइट है, हमारी चीजें हैं, वो ही प्योर नहीं है, तो फिर किस तरह हम अपना ख्याल रखें? देखें, हर चीज में तो मिलावट है। हर चीज में मिलावट है। इसमें सिर्फ एक तरीके से हम कर सकते हैं, जब तक जो है वो कानून की बालादस्ती नहीं होगी, नथिंग कैन बी पॉसिबल। अब हमारे पास अथॉरिटी है, जब अथॉरिटी ही सही तरीके से काम नहीं करेगी, ठीक है, तो थिंग्स कांट बी इम्प्लीमेंटेड। अथॉरिटी पकड़ तो लेती है चीजें, लेकिन उसके बाद इम्प्लीमेंट जो सजाएं होनी चाहिए वो नहीं होती। मैंने लाइफ में मुल्तान से, हम ज़ाहिर ऑब्वियसली बिलोंग करते हैं, मुल्तान के जो लास्ट डीसीओ आए थे, ठीक है ना, जब पता नहीं एक दो जो पहले थे, जो मुल्तान की आप लोगों को इस वक्त शक्ल नजर आती है, वो सारा कुछ उनका किया है। मेरा बिलीव ये ऑफिसर्स पे उस वक्त पुख्ता हुआ था कि अगर एक इंसान चाहे तो ही कैन टर्न द टेबल्स। आप देखें, उन्होंने एक बंदा आया था, वो ईमानदार था, वो रूल को फॉलो करता था, उसने मुल्तान की तकदीर ही तब्दील करके रख दी। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम को जो देख रही है? देखें, इस वक्त मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मैसेज ये है कि अपनी जो है वो खुराक का ख्याल रखें, ठीक है, और दूसरा ये कि जितनी भी बीमारियां हैं, जब भी कोई दूसरे कंसल्टेंट के पास जाता है शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, दिल के लिए, उसका अगला सवाल ये होता है हमने खाना क्या है, ठीक है। तो खाने के लिए जो है वो आप खुराक वाले डॉक्टर्स को कंसल्ट करें, जो डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ठीक है, ताकि जो है खुराक में हम जो भी मर्ज है, खुराक में हम सिर्फ थोड़ी सी रद्दो बदल करके डूज एंड डोंट्स बताकर हम अपनी जो भी मर्ज है उसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और एक ये जो है एक बेहतर जो है वो डाइटिशियन, आप किसी के पास भी जा सकते हैं पूरे पाकिस्तान में, ठीक है ना, तो वो आपको बेहतर तरीके से आपको डूज एंड डोंट्स का बता जाता है। बाकी जो है वो सिर्फ ये कहते हैं कि ये खा लें, सिंपल ये चीज कर लें, लेकिन आपको एक जो कंसर्न फील्ड वाला बंदा है वो आपको प्रॉपर तरीके से बता सकता है। दूसरा ये कि आपका करंट सिनेरियोस के लिहाज से मैं लास्ट बात ये करूंगा कि देखें, अब जो आजकल ये जो सिनेरियोस चल रहे हैं, हम लोग इसको अपना रोल हर कोई किस तरह प्ले कर सकता है। जो भी इन्फ्लुएंस रखता है, कोई डॉक्टर है, कोई भी जिसके अंडर कुछ 3, 4, 5 एम्प्लॉयज हैं, जिसको पता है कि उनकी तनख्वाहें नहीं, आप सबको पता है कि आटे, घी, दाल, इसकी प्राइसेस क्या हैं, जो भी इन्फ्लुएंस, आइदर इट्स अ फैक्ट्री ओनर, आइदर इट्स अ डॉक्टर, और जो भी है जिनके अंडर एम्प्लॉयज हैं, मैं उनको वो कर रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आप जो है, हम लोग जहां 10 डाइन आउट्स कर रहे हैं वहां हम 2-3 के ऊपर आ जाएं। जहां हम महीने के 15, 20, 25 हजार की शॉपिंग कर रहे हैं और हम 3, 4, 5 हजार पे आ जाएं। वो 20, 30, 40 हजार सेव करके जो आपके 2-3 एम्प्लॉयज हैं, जिनके ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, जिसके बाद जितना बल्क में आ रहा है, उनको आप जो है बेसिक नेसेसिटीज के अंदर हेल्प आउट कर, लाइक आटे, दाल, घी या थोड़ा बहुत पेट्रोल के अंदर बजाय। इस तरह हम जो है अपने मुल्क के हालात जो है, अब जो कहते हैं ना कि इसमें इन हालात में हम क्या रोल प्ले करें, तो इस तरह हम ये नहीं कह रहे कि हम मास लेवल पे जो है आप लुटाने लग जाएं, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, कोई भी नहीं करता। लेकिन हम एक घर में रहते हुए, एक फैक्ट्री में रहते हुए और एक दफ्तर में रहते हुए हम थोड़ी थोड़ी हेल्प जो हमारे बिलो द बेल्ट लोग हैं, उसमें हम रोल प्ले कर सकते हैं। इससे ये है कि इंतशार नहीं फैलेगा, लोग जो हैं आपस में एक दूसरे को काटने पे नहीं आएंगे, एक बहुत बेहतरी का लेवल आ जाएगा। यही सबसे रिक्वेस्ट है और उम्मीद करता हूं कि सब इस पे अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में। हिजरा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ा टाइम दे दिया आज, तो आपकी बहुत मेहरबानी। और इसके साथ ही नाजरीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहना सीखें और दूसरों को भी खुश रखें। इसी के साथ हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।